हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे हम आपके एक ऐसे पेपर के बारे में जिसके अंदर आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, जो आपको आपका एग्जाम के अंदर आपको पेपर देखने को मिलेगा उसका लेवल भी आपको कोई ज्यादा टफ आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको कुछ इसी तरीके का आपको एग्जाम में भी आपको पेपर देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको दोनों तरीके के आपको पैटर्न के क्वेश्चन लिए। आपके जो ऑनलाइन एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी मैंने आज की वीडियो के अंदर लिया है, और जो आपके ऑफलाइन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते थे उनको भी मैंने आपके आज की वीडियो के अंदर लिया है। तो आप लोग कंपैरिजन करके देखना और देखना कि मतलब कितना अंतर आज की वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं अपनी बताऊं तो मुझे ऑनलाइन वाले जो क्वेश्चन है उनको करने में बड़ा मजा आ रहा है, और पिछली बार भी मतलब उनको बड़ा मजा आया था क्योंकि उनके अंदर क्या है, दिमाग लगाना पड़ रहा है और समझाने में बड़ा मजा आ रहा है। ठीक है, एंड आई होप अगर आप लोगों के कंसेप्ट अगर आपके क्लियर है, अगर आपको पियाजे, कोलबर, वाइगोत्स्की और जो आपके ये चैप्टर वगैरह अगर आपके क्लियर है, इससे बाहर आपका पेपर नहीं आएगा। बस एग्जामिनर इनको आपको घुमाकर आपको देगा और ज्यादा कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ऑफलाइन के अंदर जब आपका पेपर आता था तो बहुत से क्वेश्चन आपके सेम एज इट इज आपके सीधे उठकर आ जाते थे। ऑनलाइन के अंदर जो आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनर उनको घुमा फिरा के आपको देता है। ठीक है, जिसमें आपके थोड़ा बहुत तर्क शक्ति का आपका यूज होता है, बुद्धि का आपका यूज होता है। इतना अंतर आपको देता है, वरना सेम कंसेप्ट है, सेम चैप्टर है, कोई अंतर आपको देखने को आपको नहीं मिलता है। तो आज की वीडियो के अंदर जो मैंने आपको पेपर लिया है दोनों तरीके के क्वेश्चन का मिक्सचर है जो आज की वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और साथ में आज आपका एक तरीके से आपका पेपर भी है, तो आपको अपना लेवल भी पता लग जाएगा। और लेवल आई थिंक आज की वीडियो के अंदर आपको अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे, और पेपर भी कुछ आपको ऐसे देखने को मिलेगा क्योंकि सीडीपी की मैं आपकी बहुत अच्छी खासी तैयारी आपकी करवा चुका हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन के दोनों तरीके के क्वेश्चन का एक आपका सेट, एक आपका पेपर। जो लोग नए आए हैं वो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैंने आपसे बताया हुआ है कि इसके बाद आपकी मैराथन क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है, और मैराथन क्लास आपकी बहुत जबरदस्त चलेगी जो आपकी दिसंबर में आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और मॉक टेस्ट की मैंने आपको बता ही दिया था, 1 तारीख को वीडियो बनाकर डाल दूंगा जो आपको अपडेटेड आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, ये चीज मैंने आपके साथ शेयर कर दी। बाकी वेबसाइट से आई होप आप लोगों ने जो आपको मॉक टेस्ट मिले हुए उसको आप लोगों ने अच्छी तरीके से कर लिया होगा, क्योंकि मेरे वाले नोट्स जिन लोगों के पास है उससे बाहर आपका पेपर नहीं आएगा, ये आप लोग कंफर्म मान के चलना। उससे बाहर आपको कुछ चीज करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो नोट्स के अलावा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मेरे वाले आपके पास सीटेट के नोट्स है। ठीक है, तो बेफिक्र रहना आप लोग। तो चलिए करते हैं आज आपका सीडीपी का, आज आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन पेपर के क्वेश्चन को, और साथ के साथ आप लोग भी इनके आंसर देते जाना। जी गुड इवनिंग, मैं ठीक हूं, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो चलिए एक सोल्व करते हैं क्वेश्चन को जो सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आपको दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि मीना अब शब्दों का यानी जो वर्ड्स होती है उनका प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि जो शब्द होते हैं वो वस्तुओं के प्रतीक होते हैं, यानी कि जो सिंबल होते हैं। मतलब जो मीना है वो यहां पर शब्दों का ये समझने लगी है कि कोई शब्द है, ठीक है, वो क्या होते हैं, किसी वस्तु का प्रतीक होते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन जैसा आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर किसी बच्चे ने कहा साइकिल, तो उसके माइंड के अंदर एक छवि बन गई साइकिल की। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली बात हो रही है सिंबल्स की, बात हो रही है प्रतीक की बात हो रही है। ठीक, तो अब तर्क करने लगी है, परंतु वह जो प्रत्यय होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, उनका संरक्षण यानी कि जो कंजर्वेशन होता है और क्रमबद्धता होती है यानी सीरियसन होता है, वो नहीं कर पाती है। तो मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस स्टेज पर है वो आपको बताना है। अब यहां पर क्वेश्चन आपको दे दिया कि बेसिकली जो आपकी मीना है, मीना ही नाम है ना, जो मीना है वो यहां पर सिंबल्स के बारे में तो जान जाती है, सिंबल्स की योग्यता तो उसके अंदर आ जाती है। ठीक है, जो सिंबल्स की योग्यता बच्चे के अंदर आती है, प्रतीकों की योग्यता बच्चे के अंदर आती है, वो किसी स्टेज के अंदर आती है, वो मैंने बताया था, वो आ जाती है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आ जाती है, जब बच्चा होता है आपका 2 साल से लेकर 7 साल तक का बच्चा होता है। 2 साल से लेकर 7 साल तक का बच्चा आप लोगों ने देखा होगा गेम खेलता है, जैसे अपने पापा को, दादा को या किसी को भी अपना जमीन के अंदर कह देगा कि घोड़ा बनो या आपका जो हाथी बनो, और उसके ऊपर उसकी सवारी करना शुरू कर देगा। अब बेसिकली उनके माइंड के अंदर छवि बनी हुई है कि घोड़ा और हाथी किस प्रकार से चलते हैं, तो अपने रिलेटिव को, पापा को, दादा को वो अपना घोड़ा या हाथी बना देता है और फिर उनको चलवाता है कि चल मेरे घोड़े या चल मेरे हाथी, इस तरीके से चलाना शुरू कर देता है। तो माइंड के अंदर जब वस्तुओं से संबंधित, ठीक है, माइंड के अंदर जब वस्तुओं से संबंधित जो प्रतीक है, जो सिंबल्स जो बन जाते हैं बच्चे के माइंड में, जब बच्चा 2 साल से लेकर 7 साल तक का होता है, यानी कि जब आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आपका बच्चा होता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में एक बात यह भी कही है कि बच्चा
संरक्षण यानी कि जो कंजर्वेशन होता है और जो सीरियसन होता है वो नहीं कर पाता। संरक्षण क्या होता है, जब किसी चीज की या किसी वस्तु की अगर हम से क्वांटिटी में चेंज कर दे लेकिन बच्चा इस कंसेप्ट को समझ नहीं पाता, तो आपका कंजर्वेशन होता है। जैसे एक मैंने बड़ा गिलास ले लिया, एक मैंने चौड़ा गिलास ले लिया, दोनों में समान मात्रा में मैंने इक्वल आपका जूस रख दिया और एक बच्चे के सामने कहा बेटा बड़े गिलास में भी जूस है और ये चौड़े गिलास में भी जूस है, दोनों में सेम क्वांटिटी में जूस है, बताओ किसको लोगे? तो बच्चा बड़े वाले गिलास को लेगा। बेसिकली बच्चा उस चीज को लेता है जो उसको बड़ी चीज दिखती है, उसको क्वांटिटी से फर्क नहीं है। और हम लोग आप लोग भी ऐसे करते थे, घर में जो चीज आती थी, जो चीज बड़ी दिखती थी उसके ऊपर पहले झपकते थे, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है आपका कंजर्वेशन का कंसेप्ट। जब क्वांटिटी की मात्रा सेम रहती है लेकिन आपकी जो साइज में अगर अंतर कर दे और बच्चा इस चीज को ना समझ पाए, तो आपका कंजर्वेशन का आपका कंसेप्ट होता है। जैसे यहां पर मैंने एक बड़ा गिलास लिया, एक चौड़ा गिलास लिया, क्वांटिटी सेम रही, दोनों में जूस सेम रहा, लेकिन बच्चे ने कौन सा गिलास लिया? बड़े वाला गिलास लिया। तो बच्चा जब इस कंसेप्ट को नहीं समझ पा रहा है तो ये होता है आपका कंजर्वेशन होता है, यानी कि संरक्षण होता है। तो बच्चा इस कंसेप्ट को नहीं समझ पाया। दूसरा है यहां पर आपका क्रमबद्धता यानी कि सीरियसन। जब बच्चा चीजों को क्रम से नहीं लगा पाता, हमने बच्चों से कहा बेटा ये 5 उंगलियां है, इनको सीरीज से लगाओ, क्रम से लगाओ, तो बच्चा इसको क्रम से नहीं लगा पाता कि कौन सबसे छोटी है, कौन उससे बड़ी है, फिर कौन उससे बड़ी है, कौन उससे बड़ी है। तो ये बच्चा जो क्रम से नहीं लगा पाता है, इनकी योग्यता जो बच्चे के अंदर नहीं आती, वो नहीं आती, आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर नहीं आ पाती। यानी सिंबल्स की नॉलेज तो बच्चों को आ जाती है, प्रतीकों की नॉलेज तो बच्चों को आ जाती है, लेकिन कंजर्वेशन की और आपकी सीरियसन की नॉलेज बच्चे के अंदर नहीं आती है। तो आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर होती है, यानी आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। लेकिन जब बच्चा आपका कॉन्क्रीट स्टेज के अंदर जाता है, यानी कि जब बच्चा आपका 7 साल से लेकर 11 साल तक का होता है, तो बच्चे के अंदर आपकी कंजर्वेशन और आपकी सीरियसन ये वाली योग्यता भी बच्चे के अंदर आ जाती है। अब बच्चा यहां पर बता देगा कि यार उसको दोनों गिलास दे दिए और उससे कहा बेटा कौन सा लोगे? वो कह देगा कोई सा भी दे दे यार, दोनों में बराबरी तो जूस है, मुझे तो पीने से मतलब है। अब बच्चों से कहोगे बता कौन सी छोटी है, कौन सी सबसे बड़ी है, इनको सीक्वेंस में लगा दो, तो बच्चा बता देगा ये छोटी है, फिर उसके बाद ये बड़ी है, ये बड़ी है। तो ये बच्चा कौन से में करता है? कॉन्क्रीट में करता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका आंसर है वो आंसर आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज है, आंसर आपका फर्स्ट आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। ये इस तरीके का कुछ आपका ऑनलाइन के अंदर आपका क्वेश्चन था। जैसा अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, ये भी आपके ऑनलाइन एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, इसके ऊपर एक बार नजर डालिए जो सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन समालोचनात्मक चिंतन, यानी कि बात हो रही है यहां पर आपके क्रिटिकल थिंकिंग की बात हो रही है। किसकी? आपके क्रिटिकल थिंकिंग की बात हो रही है कि इसमें क्या आपका शामिल है, क्या इसमें आपका इन्वॉल्व है, वो आपको बताना है। देख क्रिटिकल थिंकिंग आपका क्या होता है? जिसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने की बात कौन कर रहा है? इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने की बात कर रहा है आपका एनईपी 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहते हैं कि आप बच्चों के अंदर ज्यादा ज्यादा आपको क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना है। क्रिटिकल थिंकिंग में क्या होता है? जब बच्चा खुद अपना सही और गलत का आपका डिसीजन लेता है अपनी तर्क शक्ति का यूज करके। जैसे मैंने आपसे कहा, आप लोग जितने भी आप वीडियो देख रहे हैं कि भाई अगर आपको सीटेट का एग्जाम अच्छे नंबर से पास करना है तो आप लोग मैंने आपको अपने नोट्स दे रखे हैं और उनको आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ जाओ, और जो मैंने अपनी क्लास दे रखी है आपका एग्जाम बहुत अच्छे नंबर से पास होगा, आप लोग आराम से 130 नंबर आप लोग लेकर आ जाओगे। अब आप लोगों में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे, हाँ ठीक है सर ने कह दिया अब हम इस काम को कर जाएंगे, तो उन बच्चों ने नोट्स लिए और क्लास फॉलो करी, अपना काम करने लग गए। लेकिन कुछ बच्चे क्या काम करेंगे? नहीं, हम पहले इस बात को क्या काम करेंगे? चेक करेंगे, ठीक है, अपनी तर्क शक्ति का यूज करेंगे। तो उन्होंने क्या काम करा? पिछले ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर थे, उनको देखा कि किस तरीके के पैटर्न, किस तरीके के क्वेश्चन उनके एग्जाम में आ रहे हैं। फिर उन्होंने मेरी क्लास को देखा, हाँ यार उसी पैटर्न पर सर प्रैक्टिस भी करा रहे हैं, समझा भी रहे हैं। फिर उन्होंने नोट्स की झलक देखी और नोट्स के अंदर जो जो मटेरियल था फिर उसको देखा, हाँ यार बिल्कुल उसी पैटर्न पर बना हुआ है। फिर अपने दोस्त यार से फीडबैक भी लिया जो ऑलरेडी पास हो चुके हैं। फिर उनको तब जाके यकीन हुआ, हाँ भाई ये सही कह रहे हैं कि सीटेट में पास होना है तो नोट्स पढ़ लो और अपने क्लास देख लो, आपका एग्जाम अच्छे नंबर से पास हो जाएगा। तो बेसिकली एक तो वो बच्चे थे जिन्होंने एक बात को कहते ही सीधा मान लिया, एक वो बच्चे थे जिन्होंने अपनी तर्क शक्ति का यूज करके खुद और सही और गलत का अपना फैसले का चुनाव करा। तो जो बच्चों ने अपनी तर्क शक्ति का यूज करके क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करा, तो इसी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने की बात करता है आपका एनईपी 2020 कहता है कि इस क्रिटिकल थिंकिंग का बच्चे के अंदर ज्यादा से ज्यादा आपको विकास करना है। अब जो आपकी ये क्रिटिकल थिंकिंग होती है इसमें क्या क्या चीज शामिल होती है? पहला होता है आपका मेटाकॉग्निशन, जिसको परासंज्ञान या जिसको हिंदी के अंदर अधिसंज्ञान के नाम से जाना जाता है। आप लोग इनके नाम याद करना, इंग्लिश के अंदर आप लोग इनके नाम याद करना। मेटाकॉग्निशन मैंने आपको बताया हुआ है, मेटाकॉग्निशन होता है सोच के बारे में सोचना।
जब आदमी अपनी सोच के बारे में सोचता है तो वो होता है आपका मेटाकॉग्निशन होता है। अब आप लोग यहां पर सोच रहे हो कि भाई सीटेट का एग्जाम कैसे पास किया जाए, उसका मैंने आपको तरीका बता दिया कि भाई क्लास देख लो, नोट्स पढ़ लो, आपका सीटेट का एग्जाम बहुत अच्छे नंबर से आपका पास हो जाएगा। तो ये आप लोग यहां पर अपना सोच रहे हो, और इसके बारे में सोचते सोचते जैसे केवीएस की बात चल रही है कि भाई केवीएस की वैकेंसी आपकी जल्दी आएगी और उसके बाद आप लोग गवर्नमेंट टीचर आप लोग बन जाओगे। इसके बारे में सोचते सोचते आप लोग केवीएस के बारे में आप लोगों ने सोचना स्टार्ट कर दिया कि भाई केवीएस के बारे में भी हमको क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, कैसे पेपर को पास करना है, और केवीएस के बारे में आप लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि हम लोग टीचर बन जाएंगे फिर केवीएस के बाद। यानी एक चीज के बारे में सोचते सोचते, उसके एस्पेक्ट के बारे में सोचते सोचते आप लोग उसके और जितने भी एस्पेक्ट है उससे संबंधित उसके बारे में आपने सोचना शुरू कर दिया। तो ये होता है आपका मेटाकॉग्निशन। जब अपने आप लोग अपनी सोच के बारे में भी आप लोगों ने सोचना शुरू कर दिया, वो होता है आपका मेटाकॉग्निशन होता है। तो आप लोग क्रिटिकल थिंकिंग में इसको शामिल करोगे या नहीं करोगे? बिल्कुल बेसिकली इसको आप लोग शामिल करोगे क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर। दूसरा, क्रिटिकल थिंकिंग में आप लोग क्या काम करते हो? एनालिसिस करते हो। जैसे मैंने आपसे कहा कि सीटेट में आपको पास होना है, भाई नोट्स पढ़ लो, क्लास पढ़ लो, आपका एग्जाम पास हो जाएगा। तो आप लोग क्या काम करोगे? एनालिसिस करोगे। हाँ यार, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से मैच करते हैं, सर के नोट्स उसी पैटर्न पर है, सर की क्लास उसी पैटर्न पर है या नहीं है। तो आप लोगों ने एनालिसिस करा। आप लोग क्या काम करोगे? मनन करोगे। मनन का मतलब क्या होता है? सोचना, चिंतन करना। तो आप लोग चिंतन भी करोगे, ठीक है, कि सही है या गलत है, ये काम भी करोगे। तो बेसिकली जो आपका क्रिटिकल थिंकिंग होता है उसमें तीनों के तीनों आपके क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं, शामिल होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण टर्म है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग भी और आपकी मेटाकॉग्निशन भी। आपके सीटेट के एग्जाम में ये आपकी बड़ी महत्वपूर्ण है, और आपका क्रिटिकल थिंकिंग तो आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये आपकी पिछली बार हर शिफ्ट में आपको देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। इस क्वेश्चन के ऊपर एक बार नजर डालिए। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है वो आपको बताना है। चलो भाई, बच्चों के बारे में देखते हैं कौन सा कथन सही है। और बच्चों को क्या मानना है? बच्चों को भगवान का दूसरा रूप मानकर आपको आंसर देना है। सीटेट में आपका क्वेश्चन का कभी भी आंसर आपका गलत नहीं होगा। चलिए देखते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो वैज्ञानिक शोधकर्ता बनने के लिए पैदा होते हैं। देखिए, बच्चे क्या होते हैं? बच्चे एक वैज्ञानिक होते हैं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। आपके घर में भी जो बच्चे होते हैं क्या काम करते हैं? चीजों की तोड़ फोड़ करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते फिरते हैं। कभी चीजों को तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, कभी कुछ पानी डाल देंगे। कुछ ना कुछ आपके घर में जो बच्चा होगा वो आपको एक्सपेरिमेंट करता हुआ मिलेगा। और आप लोग क्या काम करते हो? उन वैज्ञानिकों की, आप उन वैज्ञानिकों की कुटाई करते हुए मिलते हो, उनको मारते हुए मिलते हो। ठीक है, तो आप लोगों को उन वैज्ञानिकों को मारते नहीं है, मानना नहीं है। इसलिए आपके जो महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक आपके जीन पे आ जाए, उन्होंने बच्चों को एक नन्ना वैज्ञानिक आपका कहा है। क्या कहा है? बच्चों को नन्ना वैज्ञानिक कहा है। तो आप लोग समझ गए, इन वैज्ञानिकों को आपको मानना नहीं है बच्चों को, वरना आगे जाके आपको फिर ये दुख देंगे। ठीक है, बचपन में मारा था, अब हम आपको बताएंगे हम क्या चीज है। ठीक, तो बच्चे क्या होते हैं? वैज्ञानिक शोधकर्ता होते हैं, शोधकर्ता बनने के लिए पैदा होते हैं। तो जो एक्सपेरिमेंट आपके घर में बच्चे करते हुए मिलते हैं वो इनका बेसिक नेचर होता है, बेसिक प्रकृति होती है, जो कि आप लोगों ने, हम लोगों ने काम किया हुआ है। जब हम बचपन में थे या आप लोग बचपन के अंदर थे तो खेल खेल में बहुत सारे गेम्स बना देते थे। ठीक है, जैसे चलने वाली वो रेलगाड़ी होती थी या कुछ और गेम के थ्रू कुछ ना कुछ चीजें बना देते थे। तो ये क्या काम था? हमारे अंदर वैज्ञानिक प्रवृत्ति होती थी। ठीक, अगला है कि बच्चे पर्यावरण यानी जो एनवायरमेंट होता है उसके सक्रिय अन्वेषक होते हैं, यानी एक्सप्लोरर्स होते हैं। देखिए, बच्चा किसके माध्यम से सीखता है? बच्चा एक्टिव रूप से सीखता है। ठीक है, पहली बात तो ये चीज क्लियर है। और कहां से सीखता है? अपने एनवायरनमेंट के थ्रू सीखता है। भाई एनवायरनमेंट में उसका परिवार आ जाता है, जहां से अपना भाषा सीखता है, अपने व्यवहार को सीखता है। और कैसे सीखता है? एक्टिव होकर सीखता है, या ना कि पैसिव होकर सीखता है। तो दूसरा पॉइंट भी ये आ गया आपका। बच्चे वयस्कों की तरह सोचते हैं, ये पॉइंट आपको गलत है। बेसिकली अभी तक ये चीज क्लियर होगी, ये जो आपके स्टेटमेंट दिए हुए, ये आपके जीन पियाजे के दिए हुए, इतना तो क्वेश्चन से आपका क्लियर हो गया। क्योंकि पियाजे ने अपने बच्चों को नन्ना वैज्ञानिक माना है। पियाजे ने कहा है कि बच्चे पर्यावरण के प्रति सक्रिय अन्वेषक होकर अपना ज्ञान की रचना करते हैं। और पियाजे ने कहा था कि बच्चे वयस्कों की तरह सोचते हैं, लेकिन गुणात्मक रूप से। ठीक है, कैसे सोचते हैं? गुणात्मक रूप से सोचते हैं, ना कि मात्रात्मक रूप से सोचते हैं, ना कि क्वांटिटेटिव रूप से सोचते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो बच्चों का जो चिंतन होता है
ठीक है, या जो बच्चों का चिंतन होता है वो जो अडल्ट होते हैं वयस्क होते हैं, ये तो बच्चों का चिंतन है, ये बच्चे हैं ये बड़े हैं, तो दोनों का जो चिंतन होता है वो मात्रात्मक रूप से तो सेम है, क्वांटिटेटिव रूप से तो सेम है, लेकिन गुणात्मक रूप से अलग है। गुणात्मक रूप से अलग कैसे है भाई? छोटे बच्चा का सोचने का तरीका कुछ और होगा, बड़े बच्चे का सोचने का तरीका कुछ और होगा। तो मात्रा तो दोनों की सेम है सोचने की, लेकिन सोचने का जो तरीका है वो आपका अलग है। इसलिए जीन पियाजे ने कहा है कि बच्चों का जो चिंतन है वो मात्रा में अलग है आपका, लेकिन गुणात्मक मात्रा में तो सेम है लेकिन गुणात्मक रूप से आपका अलग है। ठीक, तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया करके यानी समाज से इंटरेक्ट करके अपने परिवेश से अर्थ सर्जित करने के लिए पैदा होते हैं। ये बिल्कुल सही बात है भाई, समाज से इंटरेक्ट करके बच्चा चीजें सीखता है, तो ये पॉइंट आपका सही है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ आपका आंसर सही हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि बच्चों को किसी समस्या का समाधान ढूंढने में किस क्रम को अपनाना चाहिए, किस सीक्वेंस को आपको अपनाना चाहिए। बेसिकली आपकी सीबीएसई की एक बड़ी फेमस आपकी मेथड है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान विधि, जो आपकी सीबीएसई द्वारा रिकमेंडेड है और जो आपके सीटेट के एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। अगर आपका जो सीडीपी का सेक्शन है तो सीडीपी के सेक्शन में सबसे महत्वपूर्ण विधि जो आपकी है वो है आपकी समस्या समाधान विधि। तो देखिए जो आपकी समस्या समाधान का जो आपका यहां पर क्वेश्चन पूछा हुआ है वो ये पूछा हुआ है कि बच्चों को किसी समस्या क्या है, बच्चे आप लोगों, और समस्या क्या है आपके सामने सीटेट का एग्जाम। तो सीटेट का समाधान ढूंढने में किस क्रम को अपनाना चाहिए वो यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। तो चलिए देखते हैं किस क्रम को अपनाना चाहिए, उसके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। पहला दे दिया कि समस्या की पहचान करनी चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आपको किसी भी समस्या का समाधान करना है तो सबसे पहले उस समस्या को आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए, उस समस्या की आपको पहचान करनी चाहिए। बस सबसे पहले अगर समस्या की पहचान ही नहीं होगी, क्या बला है क्या समस्या है, तो उसका समाधान कैसे करोगे। तो पहला स्टेप होता है समस्या की पहचान करना, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। अगला दिया हुआ है परिकल्पना बनाना, हाइपोथेसिस बनाना। भाई समस्या की पहचान हो गई, भाई समस्या है सीटेट नाम की समस्या, जब तक ये पास नहीं होगा तब तक आगे का रास्ता साफ नहीं होगा गवर्नमेंट जॉब लेने का। अब इससे संबंधित आपने परिकल्पनाएं बना दी, हाइपोथेसिस बना दी, भाई सीटेट पास करने के लिए अब हम ये काम करेंगे, 8 बजे सर की क्लास लेंगे, उसके अलावा इनके नोट्स वगैरह पढ़ेंगे, ये आपने परिकल्पनाएं अपनी बना दी। उसके बाद परिकल्पना का आपने परीक्षण करना शुरू कर दिया, डेली अपना मॉक टेस्ट लगा रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, नोट्स में से अपना पढ़ना शुरू कर रहे हो, तो आपने इसका परीक्षण करना अपना शुरू कर दिया और खुद का भी आपका टेस्ट होता आपका स्टार्ट हो गया। उसके बाद क्या काम करो, जो आपके पास आंकड़े आई, जो आपने टेस्ट करे, प्रैक्टिस करे, जो आपने अपना खुद का लेवल आपने जांचा, उन आंकड़ों का आपने संग्रह कर दिया, उनका आपने कलेक्शन अपना तैयार कर दिया अपनी समस्या के समाधान के लिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन आपका अभी तक बिल्कुल सही है। आंकड़ों का संग्रहण आपका लास्ट में होता है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। उसके अलावा आपका समस्या को परिभाषित करना, समस्या का विश्लेषण करना, भाई रे भाई आपका क्वेश्चन फंस गया। अब आपका यहां पर देखो, अब यहां पर क्वेश्चन फंसा आपका सीबीएसई वाले। देखो समस्या को परिभाषित करना, तो पहला स्टेप ये भी होता है आपका, समस्या को या तो डिफाइन कर दो, पहचान कर दो, या समस्या की पहचान कर दो। तो पहला स्टेप आपका ये होता है। अब देखते जाना क्वेश्चन कैसा फंस गया आपका। उसके अलावा दूसरे नंबर पर होता है आपका समस्या का विश्लेषण करना। जब समस्या की आपने पहचान कर दी कि समस्या है सीटेट का, फिर उसके बाद उसका एनालिसिस करो, उसका विश्लेषण करो कि भाई समस्या को किस प्रकार इससे छुटकारा मिलेगा, किस प्रकार सीटेट का एग्जाम पास होगा। उसके बाद फिर उसकी हाइपोथेसिस बनाओ, उसकी परिकल्पना बनाओ, और फिर परिकल्पना का परीक्षण करो, और परीक्षण करने के बाद फिर आंकड़ों का संग्रहण करो। क्या काम करो फिर आप लोग, आंकड़ों का संग्रहण करो। अच्छा, अब यहां पर दो ऑप्शन आपको देखने को मिल गए। ठीक है, दो ऑप्शन। एक काम कर, इसका जो है ये वाला क्वेश्चन देख, ये वाले क्वेश्चन का आंसर की में आंसर मैच कर कि सीबीएसई वालों ने इन दो में से किसको आंसर सही माना है, क्योंकि दोनों ही आंसर जो है सही लग रहे हैं। तो देख इन्होंने महाशय ने किनको सही माना है, जल्दी चेक कर, बिल्कुल सही से बता। अब देखो सीबीएसई वालों के अकॉर्डिंग अब देखते हैं किसका आंसर सही है, भी मैं चेक करवा रहा हूं। यहां पर समस्या समाधान के आपको मेथड ढूंढने थे, तो बेसिकली आपके दो ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही बैठ गए। भाई सबसे पहले समस्या की पहचान की जाती है, यानी समस्या को परिभाषित किया जाता है। दूसरे नंबर पर आपका समस्या का आपका विश्लेषण होता है, तो यहां उसने समस्या के विश्लेषण को छोड़ दिया। उसके बाद समस्या का आपका परिकल्पना होती है, यानी समस्या की परिकल्पना होती है। उसके बाद परिकल्पना का परीक्षण होता है, परिकल्पना का परीक्षण होता है, फिर आंकड़ों का संग्रहण होता है, आंकड़ों का संग्रहण होता है, फिर समस्या का आपका समाधान होता है। तो 2 सेकंड रुक जाओ, इसकी ऑफिशियल की से जल्दी देख इसका क्या आंसर होगा।
वो मैच कर लेते हैं। तो देखते हैं इनमें से सीबीएसई वालों ने किसको सही माना है। जहां तक है आंसर इसके दोनों ही सही होनी चाहिए और मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर सभी बच्चों को आपका मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर सीबीएसई वालों ने पेज फंसा दिया ऐसे ऑप्शन को देकर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं जब तक इसकी आंसर की से इसका आंसर आता है, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन यहां पर पॉजिटिव यहां पर दिख रहे हैं। क्योंकि फोर्थ ऑप्शन में तो समस्या का विश्लेषण ये आपका दूसरे नंबर पर आता है, पहले पर नहीं आता। क्योंकि पहले नंबर पर सबसे पहले समस्या को आइडेंटिफाई किया जाता है, समस्या की पहचान की जाती है। वाह भाई सीबीएसई वालों ने पिछली बार इतने बड़े बड़े गेम खेले हैं, बस आपको क्या बताऊं। इस बार भगवान न करे ऐसे गेम ये खेले तो सीबीएसई वालों के क्या ही कहने पिछली बार। अगले क्वेश्चन के ऊपर एक बार नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन जल्दी देख इसका क्या क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। अगले क्वेश्चन के ऊपर एक बार आप नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि लेव वाइगोत्स्की निम्नलिखित में से किन कारकों को बच्चों के लिए संज्ञानात्मक विकास के लिए क्या दिया हुआ, दोनों दिए हुए हैं ना इसके, एक सेकंड, इसके दिए हुए भाई आपके दोनों, ये फर्स्ट और थर्ड है ना, तो भाई इसके आपके दोनों दिए हुए, फर्स्ट भी दिया हुआ है और थर्ड भी दिया हुआ है। ठीक है, कंफर्म कर लिया ना इसमें। हाँ तो भाई इसके आप लोग दोनों लगा लेना, फर्स्ट और थर्ड दोनों ही आंसर दिए हुए, मतलब जिन बच्चों ने फर्स्ट भी लगाया होगा थर्ड भी लगाया होगा तो उन दोनों को इसका आंसर मिल जाएगा, यानी कि बोनस पॉइंट उनको मिल जाएगा। तो सीबीएसई वालों ने मेहरबानी की होगी पिछली बार बच्चों के ऊपर, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन लग रहे थे, सही लग रहे थे दोनों, तो इसके आंसर आपके दोनों सही होंगे। ठीक, चलिए बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर क्या आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि लेव वाइगोत्स्की निम्नलिखित में से किन कारकों को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। तो लेव वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था आपका, लेव वाइगोत्स्की ने सिद्धांत दिया था आपका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशियो कल्चरल थ्योरी, के बच्चा अपने समाज से सोसाइटी से इंटैक्ट करके सीखता है। तो इन्होंने तीन चीजों को महत्वपूर्ण माना था, SCL, किसको, SCL, सोसाइटी को, कल्चर को और लैंग्वेज को। तो देखते हैं कि इसको कल्चर आ गया यानी संस्कृति आ गई, एल आ गया यानी लैंग्वेज यानी भाषा आ गई। स्कीमा का कंसेप्ट आपका पियाजे ने दिया था, ये तो आपका हो गया, उद्दीपन प्रक्रिया तो आपका होने सरा। तो पहला और दूसरा आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर एक बार अब नजर डालते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के ऊपर एक बार नजर डालते हैं कि जो सामग्री होती है, ठीक, जो आपकी सामग्री होती है, कंटेंट होता है, उसको कई तरीके से प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण करने के प्रावधान निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी, किसके इंक्लूजन में मदद मिलेगी, वो आपको बताना है। पहला दिया हुआ है जो आपके श्रवण बाधित जो छात्र है, जो बच्चे सुन नहीं सकते, भाई जो बच्चे सुन नहीं सकते तो उनके लिए ऐसी सामग्री का यूज करो जो आपकी श्रवण बाधितों के लिए आपकी उपयोगी होगी। जैसे आपकी क्या होगी, आप लोग रेडियो का यूज कर सकते हो, ठीक है, आप लोग जो आपकी ईयरफोन वगैरह कुछ टाइप की आती है उनका यूज आप लोग कर सकते हो। श्रवण बाधित बच्चों के लिए टैप रिकॉर्डर का यूज कर सकते हो, तो ऐसी टीएलएम का यूज कर सकते हो आप श्रवण बाधित, यानी कि जो आपकी हियर इंपेयरमेंट वाले बच्चे हैं जो सुन नहीं सकते, सॉरी, श्रवण बाधित बच्चों के लिए ऐसे यूज कर सकते हो जो बच्चे वो देख सकते हैं। जैसे कंप्यूटर का यूज कर दिया, जैसा आपने टीवी का यूज कर दिया, उनके लिए मोबाइल का यूज कर दिया, तो ऐसी टीएलएम का यूज करना है जिसको बच्चे देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सुन तो सकते नहीं है, श्रवण बाधित है। दृष्टिबाधित बच्चे, जो बच्चे देख नहीं सकते, तो उनके लिए ऐसी सामग्री का यूज करो जिनको सुन सकते हैं, जैसे मैंने कहा ईयरफोन वगैरह यूज कर दिया या फिर कुछ और, मतलब टेप रिकॉर्डर वगैरह यूज कर दिया। उसके अलावा अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले छात्र, जिनको लर्न करने में, अधिगम करने में, पढ़ने में अगर कुछ समस्या महसूस हो रही है, ठीक है, तो उनके लिए आपको टीएलएम का यूज करना चाहिए। गतिमान दिव्यांगता वाले छात्र, यानी लोकोमोटर डिफिकल्टीज, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज जिनके अंदर हो, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज बेसिकली आपकी शरीर से जुड़ी आपकी दिव्यांगता होती है, जिसमें बच्चा अपने शारीरिक जो आपके मसल्स होते हैं, बॉडी के जो आपके मसल्स होते हैं, उनको सही तरीके से नहीं कर पाता। जैसा आपका मान लीजिए कोई सामान है, या आपका बोर्ड है, या आपकी टेबल है, अगर इसको सही तरीके से मूव नहीं करा पाता, इसको थोड़ा सा मूव कराने की बात आ जाएगी, या कोई आदमी खड़ा है उसको मूव कराने की बात आ जाएगी, या उसको खींचने की बात आ जाएगी, तो बच्चा उस चीज को नहीं करा पाएगा, किसको, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज के अंदर, ठीक है। तो उनके लिए भी आपकी जो सामग्री होती है उसको भी आपको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना, प्रस्तुतिकरण आपका आना चाहिए, ठीक। तो मेरे ख्याल से जितने भी आपके इस तरीके के आपके दिव्यांगता वाले बच्चे हैं, उन सभी के इंक्लूजन में, समावेशन में आपकी मदद मिलेगी अगर आपकी सामग्री को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया जाए। फोर्थ आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इस तरीके की बात आपके आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, यानी कि राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो आपका एक्ट है 2016, उसके अंदर आपके बहुत प्रावधान आपके दिए भी हुए, जो मैंने आपको पढ़ाए भी हुए हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, इस क्वेश्चन के ऊपर पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 किस उपागम से किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है, वो आपको बताना है। देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं, किस उपागम से किस उपागम की ओर बदलाव की अनुशंसा करती है। संरचनावादी से व्यवहारवादी गलत, व्यवहारवादी से संरचनावादी यानी बिहेवियरिज्म से आपका कंस्ट्रक्टिविज्म की ओर करती है, जहां पर बच्चा क्या काम करे, जहां पर बच्चा लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सीखे, ठीक है, खुद अपने खोज करके सीखे, खोजबीन के माध्यम से सीखे, ठीक है। तो इसकी आपकी सिफारिश, जिसकी आपकी रिकमेंडेशन आपका एनईपी 2020 ज्यादा करती है, इस बदलाव की ओर बात करती है, इसने उल्टा दे दिया। रटने पर आधारित अधिगम से अवधारणात्मक समझ, बिल्कुल सही बात है। एनईपी 2020 रोट लर्निंग से आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर ज्यादा ध्यान देती है कि बच्चों को आप रटाओ मत, रटने से ज्यादा समझने पर आप उसका ज्यादा ध्यान केंद्रित करो। तो रोट लर्निंग से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर ज्यादा ध्यान आपके केंद्रित करने की बात करता है। कौन करता है? एनईपी 2020। तो आंसर दूसरा आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला दिया है आपका खोजबीन आधारित अधिगम से ड्रिल और प्रैक्टिस की ओर, नहीं, ड्रिल एंड प्रैक्टिस की तरफ से आपका इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की तरफ बात करता है कि बच्चों को आप ड्रिल एंड प्रैक्टिस मत करवाओ। अगर बच्चा ड्रिल एंड प्रैक्टिस करेगा तो जितना ज्यादा ड्रिल एंड प्रैक्टिस करता जाएगा उतना ज्यादा बच्चा क्या काम करता जाएगा, रोट लर्निंग की तरफ बढ़ता जाएगा। रोज ड्रिल एंड प्रैक्टिस करेगा, रोज उसी काम को दोहराता जाएगा, तो बच्चा उस चीज का क्या हो जाएगा, आदी हो जाएगा और उस चीज को कॉपी करता चला जाएगा, रोट लर्निंग की तरफ बढ़ता चला जाएगा। और रोट लर्निंग हमको करानी नहीं है, रोट लर्निंग की तरह जगह क्या करानी है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बच्चे के अंदर हमको विकसित करनी है। तो ड्रिल एंड प्रैक्टिस की जगह हमको बच्चे के अंदर इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग करानी है, यानी जहां पर बच्चा क्वेश्चन पुटअप कर सके, जहां बच्चा क्वेश्चन आप क्लासरूम में बच्चा हाथ खड़ा करके इंक्वायरी कर सके, ठीक है। तो जहां बच्चा टीचर से आपस में तालमेल के माध्यम से सीखे, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की बात करता है कौन, आपका एनईपी 2020। अगला है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग से असेसमेंट ऑफ लर्निंग, नहीं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग से असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात करता है कौन, आपका एनईपी 2020। देखिए एनईपी 2020 कहता है कि बच्चों के लिए जो आपका आकलन होना चाहिए वो आपका ऐसा आकलन होना चाहिए जो आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग हो, यानी वो आकलन जो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान चलता हो, ना कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जब खत्म हो जाए। तो जो आपका टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस खत्म हो जाता है वो होता है आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग, और जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान आकलन चलता है वो होता है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग से असेसमेंट फॉर लर्निंग की ओर कौन बात करता है, आपका एनईपी 2020 बात करता है। तो दूसरे ऑप्शन को छोड़कर बाकी तीनों ऑप्शन उसने अपोजिट दिए हुए थे, इनको सीधा कर देना। तो इनके रिकमेंडेशन, इनके प्रस्ताव की बात कौन करता है, आपका एनईपी 2020 बात करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, इसके ऊपर एक बार नजर डालिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि बैठने की व्यवस्था में लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी, वो कैसी होनी चाहिए बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। जैसा आप लोग स्कूल के अंदर बैठते होंगे, लड़के लोंडे लफाड़े एक लाइन में बैठा दिए, लड़कियां जो महिला लड़कियां एक लाइन में बैठा दी। लेकिन आपको ध्यान में रखना चाहिए लड़के बैठने की व्यवस्था है जो है ना, सिटिंग अरेंजमेंट, उसमें लचीलापन होना चाहिए। कुछ लड़के हमेशा, लड़कियां जो होते हैं वो हमेशा पीछे बैठते हैं, वो बैक बेंचर को कभी आगे बैठा दो, आगे वाले को कभी पीछे बैठा दो। तो इस तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट में बदलाव होना चाहिए। लड़के लड़कियां जो अलग अलग बैठते हैं उनको एक साथ बैठा दो, जिससे क्या होता है जेंडर वाइज क्लास में ना देखने को मिले, ठीक है, जेंडर वाइज को चैलेंज देखने को मिले। तो इस तरीके का जो आपका सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए एक क्लासरूम के अंदर, इस तरीके का सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, उसमें लचीलापन होना चाहिए, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अधिगम करता हो यानी जो लर्नर्स होते हैं उनका समूह में कार्य करना किस कक्षा की आपकी विशेषता होती है, यानी जो बच्चे होते हैं जब समूह में सीखते हैं, ग्रुप में सीखते हैं, किस कक्षा की निशानी होती है। व्यवहारवादी कक्षा की नहीं, रचनावादी होता तो समझ में आता, जहां पर बच्चा अपना इंटरेक्ट करके सीखता है, अपना करके सीखता है। सामाजिक संरचनावादी कक्षा की निशानी होती है, ठीक है, किसकी, सामाजिक संरचनावादी कक्षा की निशानी होती है जहां पर बच्चा अपना ग्रुप में सीखता है, जहां पर बच्चा आपस में इंटरेक्ट करके सीखता है, ठीक है, जहां पर जेंडर वाइज चीज देखने को नहीं मिलती, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जहां पर सम्मान किया जाता है, तो वो होती है आपकी सामाजिक संरचनावादी आपकी क्लासरूम। जहां पर वो शिक्षक केंद्रित कक्षा नहीं होती, पाठ्य पुस्तक केंद्रित कक्षा नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बाल केंद्रित आपकी कक्षा होती है, ठीक है। कौन सी होती है, आपकी बाल केंद्रित आपकी कक्षा होती है, ठीक। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया है, इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है कि बच्चे अपनी संस्कृति में
बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों से, मीडिया से, जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं। अब देखो, बच्चा अपने जो कल्चर सीखता है, जो व्यवहार सीखता है, कहां से सीखता है? अपने आसपास में, अपने परिवार से, अपने आसपास के जो सर्कल है, अपने आसपास के जो धार्मिक स्थल है, ठीक है, इन्हीं सब चीजों से सीखता है। अब देखे, जब बच्चे का जो धर्म है, जो बच्चे का जो कल्चर है, वो भी अलग अलग है। भाई किसी कल्चर में जब मान लीजिए कोई आदमी मर जाता है, तो किसी कल्चर में उसको आग में जो है उसको जला देते हैं, किसी कल्चर में उसी आदमी को या कि उसी व्यक्ति को उसको दफना देते हैं। तो हर कल्चर जो आदमी का होता है वो अलग अलग होता है, हर कल्चर जो आदमी का वो डिफरेंट होता है। तो ये जो होता है कल्चर में जो व्यवहार करने के क्या होते हैं, जो तरीके होते हैं, आदमी अपने दोस्तों से सीखता है, मीडिया से सीखता है, या परिवार से सीखता है, अलग अलग सोर्स के माध्यम से सीखता है, जिसको उसको नॉलेज होती है, ठीक है। तो पहला जो आपका कारण दिया हुआ है, असर्शन दिया हुआ है, ये तो बिल्कुल सही है, उन्हीं माध्यम से तो बच्चा सीखता है। अब इसमें तर्क दिया हुआ है कि ये जो बच्चा सीखता है अलग अलग सोर्स से सीखता है, इसमें एक तर्क दिया है। वो तर्क ये दिया है कि जो समाजीकरण है, यानी जो सोशलाइजेशन है, ये एक प्रक्रिया है जो बहुत से औपचारिक और अनौपचारिक साधनों के जरिए होते हैं, यानी कि आपकी फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही प्रोसेस के माध्यम से होती है। देखिए, समाजीकरण क्या होता है? जिसमें अपना बच्चा समाज से सीखता है चीजें। भाई आप लोगों ने, हम लोगों ने जितनी भी चीजें सीखी है, कहां से सीखी? अपने समाज से सीखी है। जैसे हमने अपनी भाषा सीखी, व्यवहार सीखा, कहां से सीखा? अपने परिवार से सीखा, जो समाज का हिस्सा है। जैसे मान लीजिए संस्कृति की बात हो रही है, तो संस्कृति के बारे में हमने कहां से चीजें सीखी? अपने परिवार से सीखी। उसके बाद कहां से सीखी? हमने अपने स्कूल से सीखी, हमने अपने धार्मिक जो हमारे स्थल होते हैं, हमने वहां से चीजें सीखी। तो ये सभी किसका हिस्सा होता है? ये सभी आपके समाजीकरण का आपका हिस्सा होते हैं। तो यहां पर बेसिकली आपके समाजीकरण की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। कुछ चीजें तो हम डायरेक्ट सीख लेते हैं, ठीक है, और कुछ चीजें हम इनडायरेक्टली रूप से सीखते हैं, जो हमारे यार दोस्त बताते हैं, जो हमारे धार्मिक गुरु वगैरह हमको बताते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या आपके ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है, आपके ए की करता है। और जो बेसिकली जो आपके यहां पर दोस्त हो गए, मीडिया हो गए, ये किसके आपके साधन हो जाएंगे? ये आपके समाजीकरण की सेकेंडरी यहां पर एजेंसी आपको देखने को आपको मिल जाएगी, ठीक है। परिवार आपका कौन सी एजेंसी हो जाएगी? परिवार आपकी फर्स्ट एजेंसी हो जाएगी, क्योंकि बच्चा सबसे पहली चीज अपने परिवार से सीखता है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है? तो क्वेश्चन यहां पर आ गया कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, यानी लर्निंग को जो अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर होते हैं, उनके बारे में यहां पर क्वेश्चन पूछ लिया। देखिए, जो बच्चा चीजें सीखता है, लर्न करता है, अधिगम करता है, तो उसको प्रभावित करने वाले बेसिकली 3 कारक मैंने आपको बताए थे। आप लोग भी जो वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोगों के अधिगम को भी प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। तो पहला जो कारक होता है वो होता है आपके बच्चे से जुड़ा हुआ, यानी कि जो आपके स्टूडेंट होते हैं उनसे जुड़ा हुआ कारक होता है, जिसमें बच्चे का आपका फिजिकली डेवलपमेंट आ जाता है, मेंटली डेवलपमेंट आ जाता है, बच्चे के इमोशंस आ जाते हैं। अगर ये बच्चे का ठीक ठाक है, तो बच्चे का जो है आपका विकास, जो बच्चे की लर्निंग है वो आपकी अच्छी हो जाएगी। दूसरे नंबर पर आ जाता है आपका टीचर आ जाता है, जो आपके लर्निंग को आपको प्रभावित करता है। अगर टीचर को अपने सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छी है, पकड़ अच्छी है, तो समझ लो उसका लर्निंग अच्छा होगा बच्चे का आपका। अगर टीचर को इंडिविजुअल डिफरेंसेस की नॉलेज है, तो समझो उसका लर्निंग आपका अच्छा होगा। तीसरे नंबर पर आ जाता है आपका एनवायरमेंट आ जाता है, यानी कि आपका पर्यावरण आ जाता है। पर्यावरण के अंदर आपका क्या क्या आ जाता है? पर्यावरण के अंदर बच्चे का परिवार आ जाता है, उसके समकक्षी संबंध आ जाते हैं, जो आसपास के उसके दोस्त यार आ जाते हैं, चेले चपाटे आ जाते हैं, उसके सांस्कृतिक मूल्य आ जाते हैं। ये सभी किसके अंदर आ जाते हैं? आपके एनवायरमेंट के अंदर आ जाते हैं। अगर घर के अंदर उसका परिवार, स्कूल के अंदर उसका एनवायरमेंट, ठीक है, ये सभी उसको अच्छा मिलेगा, तो समझ लो उसकी लर्निंग होगी, बच्चा जो है अच्छी तरीके से जल्दी स्पीड से सीख जाएगा। अगर ये उसका एनवायरमेंट सही नहीं मिलेगा, तो बच्चा सीखने में भी प्रॉब्लम फेस करेगा, ठीक है। और इसके अलावा बच्चों का आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम, ये आपका बच्चों का हमेशा हाई होना चाहिए। और एज ए टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि बच्चों के आत्मसम्मान की आपको हमेशा रक्षा करनी है, या बच्चों से जुड़ी किसी भी चीज की, चाहे बच्चे का आत्मसम्मान हो, बच्चे की मातृभाषा हो, चाहे बच्चे का व्यवहार हो, बच्चे की संस्कृति हो, किसी भी चीज को आपको इसको सम्मान देना है और इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना है और इसको आपको प्रोत्साहित करना है, ठीक है। तो ये जो चारों ही कारक है, ये बच्चे के अधिगम को, आपके लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। अगर इनके अंदर कुछ भी आपकी कमी आई, इनके अंदर कुछ भी आपका डिसबैलेंस हुआ, तो इसके अधिगम को, बच्चे के अधिगम को सीधे आपके प्रभावित करेंगे, यानी इसको अफेक्ट करेंगे, ठीक। तो आंसर आपके क्या हो जाएंगे? चारों ही आंसर आपके सही हो जाएंगे, यानी कि थर्ड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा? अगला क्वेश्चन सामने आपको दिया हुआ है कि सतत एवं व्यापक
मूल्यांकन की बात हो रही है, यानी कि सीसी की बात हो रही है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन की बात यहां पर हो रही है। तो इसमें पूछा है कि जो सतत है इसका क्या मतलब है। सतत का मतलब है यहां पर कंटिन्यूअस, ठीक है। तो कंटिन्यूअस का क्या मतलब है भाई, आप लोगों को समझ में आ गया कि कंटिन्यूअस का क्या मतलब है। सतत और व्यापक मूल्यांकन का मतलब है एक ऐसा मूल्यांकन जो आपका लगातार हो रहा है, कंटिन्यूअसली रूप से हो रहा है। और व्यापक का मतलब होता है जिसमें बच्चे के आपके शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों ही पक्षों को शामिल किया जाता है, जिसमें बच्चे के आपके शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों ही पक्षों को शामिल किया जाता है। शैक्षिक मतलब जिसमें बच्चे का आपके सब्जेक्ट वगैरह से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है कि बच्चे ने अपने एकेडमिक में कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, जो सब्जेक्ट उसको स्कूल के अंदर पढ़ाए जा रहे हैं उसमें कितना स्कोर किया, वो आपके शैक्षिक के अंदर आपके शामिल हो जाएंगे, ठीक है। एकेडमिक के इसके अंदर आपके शामिल हो जाएंगे। सह शैक्षिक के अंदर वो एक्टिविटीज जिसके अंदर आपकी शामिल हो जाएगी जो बच्चा स्कूल के अंदर जाकर अदर एक्टिविटीज करता है, जैसे कोई गेम्स खेलता है, क्विज खेलता है, कोई कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। तो इस मूल्यांकन के अंदर बच्चे के अंदर क्या होता है, ये मूल्यांकन कंटिन्यूअसली रूप से होता है और इसमें बच्चे के आपके शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों ही पक्षों को आपको क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। तो बेसिकली यहां पर पूछ लिया सतत का आपको मीनिंग पूछ लिया कि कंटिन्यूअस का आपको मीनिंग पूछ लिया, कंटिन्यूअस का आपका क्या मतलब होता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसमें आपका कि अध्यापन के दौरान, यानी जो आपका टीचिंग है, टीचिंग के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना एवं उनकी सहायता करना। पहले से ही है क्या है कि उपकरणों का प्रयोग करते समय छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करते जाओ, यानी कंटिन्यूअसली आपका मूल्यांकन हो रहा है, एवं उनकी साथ के साथ उनकी सहायता करते जाओ। तो यहां पर आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है, यह आपका कंटिन्यूअसली एक तरीके से मूल्यांकन होता रहेगा। अंकों, ग्रेड एवं अन्य प्रकार से छात्रों की उपलब्धियों की सतत तुलना करना। मैंने क्या बताया था, जहां पर भी अंक और ग्रेड की बात आ जाए ये आपके नेगेटिव ऑप्शन होते हैं। अंक और ग्रेड के लिए हमें बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ाना, और जहां पर भी बच्चों के बीच में आपको कंपैरिजन या तुलना करने की बात आ जाएगी ये भी आपका नेगेटिव ऑप्शन होता है। बच्चों के बीच में कभी भी आपको कंपैरिजन आपको नहीं करना है, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन आपका गलत हो गया। निश्चित अंतराल पर पूरे शैक्षणिक वर्ष में औपचारिक पेपर पेंसिल परीक्षण लेना। पेपर पेंसिल जो परीक्षण होता है वो भी आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये पेपर पेंसिल परीक्षण आप लोगों के हम लोगों के होते थे, जो इसको पास कर गया वो पास, जो फेल कर गया वो फेल, ठीक है। तो ये भी आपका नेगेटिव होता था। समय समय पर बच्चों के स्मरण और प्रत्यावरण की योग्यताओं का मापन करना कि बच्चे ने कितनी चीज स्मरण करी है, याद करनी है, उसका टाइम टाइम पर उसका मूल्यांकन करना। ये काम भी नहीं करना, ये काम भी आपके और हमारे साथ में होता था कि चल भाई खड़ा हो जा, कल तूने कितनी चीज याद करी, आज याद करके लाया या नहीं लाया, नहीं सर आज तो याद करके लाया, चल सुना, अगर सुना दी तो ठीक है वरना हमारे गट्टे तोड़े जाते थे। तो ये काम भी नहीं करना। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर आपका यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की वीडियो के अंदर आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो के अंदर आपको क्वेश्चन का लेवल आसानी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और सीडीपी आपकी काफी हद तक हो गई है तो आपको सीडीपी वैसे भी आसानी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो सीडीपी से तो आप लोग वैसे भी बेफिक्र रहिए क्योंकि सीडीपी मैंने बहुत हद तक आपकी करा दी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया कि लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है वो आपको बताना है। तो लॉरेंस कोलबर्ग ने क्या दी थी, आपका नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था जिसके अंदर इन्होंने आपकी 3 स्टेज बताई थी, प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज और आपकी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। तो यहां पर बात हो रही है कि जो बच्चा सजा टालने के लिए नियमों का पालन करता है, ठीक है, वो किसी स्टेज के अंदर करता है। तो देखिए आप लोग अगर देखोगे यहां पर प्री कन्वेंशनल स्टेज जिसमें बच्चा होता है आपका 4 साल से लेकर 10 साल तक का बच्चा होता है। तो इस स्टेज के अंदर बच्चे के अंदर आपका नैतिकता से उसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जो बच्चे के अंदर जो नैतिकता से लेना देना होता है वो आपका कन्वेंशनल से होता है, जब बच्चा अपना समाज के रूल के अकॉर्डिंग चलता है। और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज के अंदर बच्चा समाज के रूल को नहीं मानता, ठीक है, इसमें समाज के रूल को नहीं मानता। लेकिन प्री कन्वेंशनल स्टेज जो आपकी होती है इसमें बच्चों को नैतिकता से कोई मतलब नहीं होता। वो नैतिकता इसलिए दिखाएगा क्योंकि उसको डर रहता है अगर नैतिकता नहीं दिखाई तो पिटाई होगी, ठीक है। तो इसलिए वो नैतिकता को आपको दिखाता है। तो सजा टालने के लिए, ठीक है, अगर मान लीजिए उसको डर है कि अगर उसने नैतिकता नहीं दिखाई तो तेरी घर वाले पिटाई करेंगे, तो सजा टालने के लिए नियमों का इसलिए वो पालन कर रहा है, इसलिए नमस्ते दुआ सलाम कर रहा है कि अगर तूने नहीं करी ये वाला काम, ठीक है, तो तुझे सजा मिलेगी। तो सजा से बचने के लिए वो नैतिकता दिखा रहा है यहां पर।
तो ये किस चरण को दिखाता है? तो आपका प्री कन्वेंशनल आपकी स्टेज को दिखाता है, जिसमें आपका एक लेवल आता है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस का, एक आपका लेवल आता है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके ऑफलाइन एग्जाम में पूछा गया था। अब देखिए आपके ऑफलाइन एग्जाम में मैंने कहा ज्यादा टफ आपके क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। ऑनलाइन में तो मजा आया था जब भी, लेकिन ऑफलाइन में ज्यादा मजा नहीं आता क्वेश्चन को करने में। तो मेरी रिकमेंडेशन है आप लोगों से, ज्यादा ज्यादा ऑनलाइन वालों को आप लोग सोल्व करना, उनमें क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छा है। ठीक है, और उनमें भी अब कुछ नहीं बचा है, क्योंकि मैं आपकी इतनी हद तक प्रैक्टिस करा चुका हूं, तो मुझे लगता नहीं आप लोग उनको छोड़ पाओगे। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं कि बाल केंद्रित कक्षा में यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में एक अध्यापिका किसको महत्व देगी, वो आपको बताना है। निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षण को, कि एक ऐसा परीक्षण जहां पर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन पूछे जाते हो, इस तरीके के परीक्षण को। ठीक है, तो ऐसे परीक्षण को आपको महत्व बिल्कुल नहीं देना आपके ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन को, जैसा आपका सीटेट के एग्जाम में होगा। अगर आपको आंसर आता है तो एक टिक लगा दोगे, और नहीं आता तो छोड़कर आगे बढ़ दोगे। ये वाला परीक्षण बढ़िया है, जिसमें आपको जो नंबर ले आएगा वो पास कर जाएगा, ये वाला बढ़िया है। या जो मैं आपको क्लास देता हूं, जिसमें आपको दुनिया भर की नॉलेज मिलती है, जिसमें मैं आपको बताता हूं बच्चों के साथ किस तरीके से आपको व्यवहार करना है, किस तरीके से पढ़ाना है, या ये नॉलेज आपको बढ़िया लगती है, तो किसमें परीक्षण आपको ज्यादा बढ़िया देखने को मिलता है? आई थिंक क्लास में आपको देखने को ज्यादा बढ़िया मिलेगा। ठीक है, ना कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपको परीक्षण के अंदर, यानी वस्तुनिष्ठ आपको परीक्षण के अंदर। लेकिन यार जॉब तो इसी से मिलेगी ना। ठीक है, तो पहला तो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगला है ज्ञान की सक्रिय संरचना के रूप में। देखिए किसके रूप में? एक्टिव नॉलेज के रूप में। बाल केंद्रित कक्षा में अध्यापक को सबसे ज्यादा ये महत्व देना है कि एक तो खुद भी एक्टिव रहे, ये नहीं कि बस बच्चा ही बच्चा एक्टिव रहे। जब वो खुद एक्टिव होकर अपनी नॉलेज को बच्चों को ट्रांसफर करेगी, तभी बच्चा एक्टिव रूप से उसको क्या काम करेगा? एक्वायर कर पाएगा। तो बाल केंद्रित कक्षा की सबसे पहले ये निशानी होनी है कि टीचर और स्टूडेंट दोनों का ही एक्टिव रूप से होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और उसको क्या होना पड़ेगा? अपना यहां पर इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा बाल केंद्रित कक्षा में, अपना दोनों को ही। तो आपको ज्ञान की सक्रिय संरचना की प्रक्रिया को महत्व देना पड़ेगा अपनी टीचर को, ताकि दोनों ही एक्टिव रूप से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सुगम बना सके, उसको इफेक्टिव बना सके। किसी भी तरह से पाठ्यक्रम को समाप्त करना, या आप लोगों में से शायद कुछ लोग करेंगे जब टीचर बन जाओगे, अरे छोड़ जा जल्दी पाठ्यक्रम को निपटा दे, उसके बाद फिर आगे कुछ और देखेंगे। दंड आधारित कठोर अनुशासन पद्धतियों का, मैंने क्या बताया, बच्चों को आपको किसी भी तरीके का आपको पनिशमेंट नहीं देना है, वरना आपके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई भी आपको हो सकती है। अगर आप लोगों ने चुपके से दे दिया तो भाई आप लोग बच जाओगे। तो आपको मेक श्योर आपको किसी भी तरीके का पनिशमेंट बच्चों को आपको नहीं देना है, आपका नेगेटिव वर्ड होता है। आंसर क्या हो जाएगा फिर? आपका सेकंड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ गया सामने आपकी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, इसके ऊपर एक बार देखिए। भाई इसकी क्लास अब आपकी मैराथन में चलेगी। अब जो भी ये कुछ बची है ये सब आपका मैराथन में निपटाया जाएगा, तो आप लोग मैराथन के लिए तैयार रहिए अब लोग। ठीक, ईवीएस पेडागोजी की कल करा देता हूं एक क्लास। ठीक है, ईवीएस की क्लास कल करा देता हूं, एक 8 बजे करा देता हूं। ठीक, तो कल देखता हूं मैं 8 बजे करा दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि प्रगतिशील कक्षा में, यानी कि आपकी प्रोग्रेसिव क्लासरूम में, एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? बताओ किसको ध्यान में रखना चाहिए? सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया। अन्वेषण को, देखो पहला वर्ड आ गया आपका अन्वेषण। ठीक है, यानी कि आपका खोजबीन, एक्सप्लोरेशन। ये क्या होता है आपका? वैसे आपका पॉजिटिव होता है कि खोजबीन को प्रोत्साहित करने की बात आ गई। खोजबीन को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि, जहां पर खोजबीन की बात आ जाए और उसको प्रोत्साहित करने की बात आ जाए, ये आपका क्या होता है? आपका पॉजिटिव होता है, जहां पर बच्चा अपने खुद खोजबीन करके किसी चीज को अपना निष्कर्ष तक पहुंचे। हमने बच्चे से कह दिया बेटा जब आपको होमवर्क दे दिया 5 जानवरों के बारे में, 5 पौधों के बारे में खोजबीन करके उनके बारे में डिटेल लेकर आओ, तो बच्चा जाएगा, बैग रख देगा, और बैग रखने के बाद आसपास में अपना 5 पौधे, 5 जानवरों के बारे में डिटेल लेकर आएगा। तो इसी बात को, अन्वेषण आधारित शिक्षा की बात को, खोजबीन आधारित शिक्षा की बात को कौन करता है बढ़ावा देने को? एनईपी 2020 आपका कहता है। ठीक, जोखिम लेने में विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके, ये भी आपका दूसरा पॉजिटिव आपका हो जाएगा प्रगतिशील आपकी कक्षा के रूप में। एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक समूह में रखना, ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना। सेग्रेशन का, अलगाव का, पृथक्करण का काम आपको नहीं करना कि भाई एक समूह जो एक समान क्षमता वाले आपके बच्चे हैं उनको अलग कर दिया और बाकी को अलग कर दिया। आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट आपको हर जगह अपनाना है कि आपको सभी बच्चों को
ठीक है, सभी बच्चों को आपको एक समान आपको शिक्षा प्रदान करनी है, चाहे बच्चे आपके किसी भी प्रकार के हो। ठीक है, उनका सेग्रेशन, उनका पृथक्करण आपको बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। ठीक, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। आकलन की भिन्न भिन्न विधियों का आप लोग यूज करना चाहिए। असेसमेंट के जो आपको टूल्स है उनका अलग यूज करना चाहिए। चेकलिस्ट करो, पोर्टफोलियो करो, रूब्रिक्स का यूज करो। तो ऐसी विधियों का, अलग अलग विधियों का आप लोग यूज कर सकते हो। तो ये भी सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा आंसर आपका सही हो जाएगा। थर्ड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पहला, दूसरा, चौथा। चलिए बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ गया सामने आपकी स्क्रीन पर, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी शैक्षणिक योजनाएं एक प्राथमिक स्तरीय कक्षा के लिए प्रभावकारी होगी? बताओ, प्राथमिक क्लास के लिए कौन सी सबसे इफेक्टिव आपकी योजना रहेगी? पहला है संकल्पना मानचित्र का इस्तेमाल करना, यानी जो कंसेप्ट मैप है उसका आपका इस्तेमाल करना। देखिए, कंसेप्ट मैप आपका वेरी वेरी पॉजिटिव आपका टैग वर्ड होता है। कंसेप्ट मैप क्या होता है? जब हम किसी कंसेप्ट के प्रति अपने माइंड के अंदर एक मैप बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने एक कंसेप्ट बनाया हुआ है, मैं जैसे मान लीजिए मेरे प्रति बनाया हुआ है कि भाई ये हमारे सर है, ये हमको सीटेट का एग्जाम पास कराएंगे, उसके बाद फिर हमें इनको पकड़ना है, फिर केवीएस के एग्जाम भी इनसे पास करवाना है। ठीक है, तो आपने एक कंसेप्ट मेरे प्रति एक बनाया हुआ है अपने माइंड के प्रति। इसी तरीके से सीटेट के प्रति बनाया हुआ है कि सीटेट के एग्जाम को हमको इसी तरीके से पास करना है। तो आपने अपने माइंड के अंदर पता नहीं दुनिया भर के कंसेप्ट बनाए हुए हैं। ठीक है, और इन्हीं कंसेप्ट का यूज करके आप किसी प्रॉब्लम का समाधान भी करते हो, इन्हीं कंसेप्ट का यूज करके। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट माइंड के अंदर दुनिया भर के बने होते हैं, इनसे ही आदमी क्या काम करता है? तर्क करता है, वितर्क करता है, समस्या का समाधान करता है। तो अगर किसी प्राथमिक कक्षा के लिए अगर आपको इफेक्टिव बनाना है, प्रभावशाली बनाना है, तो इन कंसेप्ट मैप का आपको ज्यादा से ज्यादा यूज भी करना है और बच्चों से करवाना भी है। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अमूर्त से मूर्त संकल्पनाओं की ओर बढ़ना। देखिए, बात हो रही है प्राथमिक कक्षाओं की, प्राइमरी क्लास की बात हो रही है, फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास की बात हो रही है। तो फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास में यानी बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, तो फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास में जो आपको एजुकेशन दी जाती है बच्चों को, वो हमेशा मूर्त से अमूर्त दी जाती है। ठीक है, ना कि अमूर्त से मूर्त दी जाती है, यानी कि कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट दी जाती है, ना कि एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट। यानी बच्चों को सबसे पहले वो चीजें दिखाओ, वो चीजें कराओ जिनको बच्चा देख सकता है। मान लीजिए बच्चों को हमें जोड़ घटा सिखानी, मैथ्स पढ़ाना है, तो सबसे पहले कॉन्क्रीट चीजों के माध्यम से पढ़ाओ कि बेटा एडिशन पढ़ाना है, ये देखो उंगलियां, 5 उंगलियां, एक पे है ना, इसमें जोड़ दिया। तो कॉन्क्रीट चीजों के माध्यम से पहले बच्चों को एडिशन पढ़ाओ। जब बच्चा एडिशन अपना पढ़ जाए, सब चीजें एडिशन के बारे में सीख जाए, अब बच्चों से कहो बता बेटा 75 + 24 कितने हो गए। अब उसको अमूर्त चीजों के बारे में उससे क्वेश्चन पुट अप करो। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइमरी लेवल पर आपको मूर्त से अमूर्त की ओर जाना है, ना कि अमूर्त से मूर्त की ओर। ठीक है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। विविध सामग्रियों का आपको प्रावधान करना चाहिए। आपको जो जो मटेरियल होते हैं, टीएलएम होते हैं, XYZ जितने भी रिसोर्सेज संसाधन होते हैं, उनका यूज आपको प्राइमरी क्लास में करना चाहिए। कहानियों और उपाख्यानों का इस्तेमाल करना चाहिए। जो स्टोरीज होती है उनका ज्यादा यूज आपको प्राइमरी क्लास में करना चाहिए, क्योंकि छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा कहानियों के माध्यम से सबसे जल्दी और सबसे इफेक्टिव तरीके से सीखता है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा, यानी पहला, तीसरा, चौथा आंसर सही हो जाएगा। पहला, तीसरा, चौथा आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका कि व्यवसाय के प्रति, व्यवसाय के संप्रत्यय, यानी व्यवसाय का जो कंसेप्ट है बिजनेस का, उसको पढ़ाते समय मोनिका ने विद्यार्थियों को पुरुष और महिलाओं को गैर पारंपरिक कार्य करते हुए फ्लैश कार्ड दिखलाए। इस युक्ति से उसके छात्रों में, अब बताओ डैश डैश क्या होगा, यह आपको बताना है। इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। देखिए, अब यहां क्या काम कर दिया, कौन सा कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है? कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है यहां पर आपका बिजनेस का कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है। किसका कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है? आपका बिजनेस का कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है। तो यहां पर बेसिकली टीचर ने क्या काम करा, टीचर ने बच्चों को फ्लैश कार्ड दिखा दिए, इस तरीके से फ्लैश कार्ड दिखा दिए। बट फ्लैश कार्ड पर जो उसने यूज करा, ठीक है, तो उसने फ्लैश कार्ड पे महिला और जो आपके पुरुष है, जो मेल और फीमेल है, उसको गैर पारंपरिक भूमिकाओं में दिखा दिया। मतलब जो आपका मेल है, ठीक है, जो मेल है आपका, तो मेल को दिखा दिया खाना बनाते हुए। ठीक है, मेल को खाना बनाते हुए यानी शेफ की भूमिका में दिखा दिया, किसी होटल के अंदर खाना बना रहा होगा। और जो महिला है, तो महिलाओं को दिखा दिया पायलट की फॉर्म में कि पायलट उड़ा रही है, तो महिला को किसी ऐसी फोटो के माध्यम से दिखा दिया, फ्लैश कार्ड के माध्यम से, और बच्चों को ऐसे कार्ड दिखा दिए फ्लैश कार्ड से। तो यहां पर क्वेश्चन पूछ लिया कि फ्लैश कार्ड दिखाते हुए इस युक्ति से वो छात्रों में क्या करना चाह रही है, जो यहां पर टीचर है,
क्या वह जेंडर रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन मिलेगा? यानी जो जेंडर स्टीरियोटाइप है, जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होती है? जो रूढ़िवादी धारणा पहले से चलती आ रही है कि मेल जो है बाहर के काम करेगा, फीमेल जो है वो घर के काम करेगी, ठीक है। तो ये जेंडर रूढ़िवादिता होती है। क्या इसको बढ़ावा दिया जा रहा है? नहीं, इसके तो अपोजिट काम हो रहा है। मेल घर के काम कर रहा है और फीमेल जो है वो बाहर के काम कर रही है, तो इसको बढ़ावा नहीं दिया जा रहा। जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को प्रोत्साहन मिलेगा। किसको? फ्लेक्सिबिलिटी को मिलेगा जेंडर स्टीरियोटाइप में, कि देखो यहां पर काम अपोजिट हो रहा है। जो काम महिलाएं कर सकते हैं उसको पुरुष भी कर सकते हैं, जो काम पुरुष कर सकते हैं उसको महिलाएं भी कर सकती है। तो इसको फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो रही है। जेंडर में आपके स्टीरियोटाइप में आपको प्रोत्साहन मिलेगा, तारतम्यता को प्रोत्साहन मिलेगा नहीं, जेंडर आधारित प्रतिमान का निर्माण होगा नहीं। जेंडर रूढ़िवादिता में आपको लचीलापन को प्रोत्साहन मिलेगा। आंसर आपका सेकंड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर जो सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ठीक, आज ये 30,000 पर कैसे अटक गए, इससे ऊपर नहीं बढ़ रहे। चलिए अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर है। 30,000 लाइव से ऊपर नहीं जा रहा है ये। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर है। भाई इसी हिसाब से चलते रहे, मैराथन में कैसे चलोगे फिर आप लोग। अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर है, इसका आंसर दीजिए आप लोग कि सृजा को पूरा यकीन है कि वह गणित की आगामी जो परीक्षा है, यानी जो आने वाली परीक्षा है मैथ्स की, उसमें पिछली बार की तरह ही असफल होगी। जैसा आप लोगों में से कुछ बच्चे सोच रहे कि इस बार जो सीटेट का एग्जाम है यार, इस बार फिर से फेल ना हो जाओ, ठीक है। तो उसने इस विषय में मेहनत करनी छोड़ दी, पहले एहतियात डाल दी, भाई मेरे बस की नहीं है इस बार भी पास होना। वैसे भी उसकी शिक्षिका को उससे मंद अपेक्षा ही है, बहुत कम अपेक्षा है, तेरे बस की नहीं है पास होना, ठीक है, तेरे से तो पहले ही मुझे कम उम्मीद है। तो इससे आप सृजा के बारे में क्या अनुमान लगा सकते हो? बताओ भाई, क्या अनुमान लगाओगे आप सृजा के बारे में? पहला, वह आलसी है और बहाने बनाती है। तो भाई बहाने तो बना नहीं रही है यहाँ पे, वरना वो अटेम्प्ट ही नहीं करती यहाँ पर, तो बहाने तो बनाने की बात नहीं हो रही है, ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। अधिगम असहायता का अनुभव कर रही है, बिल्कुल सही बात है। सीखने में यहां पर असहायता महसूस कर रही है, एफर्ट तो मार रही है, पिछली बार भी उसने अटेम्प्ट दिया, ठीक है, तो पिछली बार भी बात नहीं बन पाई, इस बार भी करना चाहती है, लेकिन पहले से ही क्या है, मोटिवेशन की कमी हो रही है, यार फिर से फेल ना हो जाऊं, फिर से मेरे कम नंबर ना आ जाए मैथ्स के अंदर, ठीक है। तो यहां पर क्या काम कर रही है, फेल होने का डर फिर से उसको सता रहा है, तो अधिगम में असहायता फील कर रही है, मोटिवेशन लो हो रहा है उसका, डाउन हो रहा है। जैसे बहुत से बच्चों को आपको आ रहा होगा वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को प्रोमिस दिला रहा हूं, सीटेट के लिए मैं फिर आपको कह रहा हूं 1% की टेंशन मत ले लेना आप लोग, ठीक है। ये तो बच्ची यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है, लेकिन सीटेट में मैं आपको फेल नहीं होने दूंगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, ठीक है। पर जो चीजें कराता जा रहा हूं उनको करते जाना, आपका सीटेट बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला आपका, ठीक है। चलिए तो अगला देखते हैं, वह पलायन की प्रवृत्ति की है। देखो पलायन की अगर प्रवृत्ति की होती, यानी छोड़कर भागने वाली प्रवृत्ति की होती, तो दूसरी बार वो आती नहीं पेपर को देने, या आप में से मान लीजिए किसका पहले रुक गया होगा तो दूसरी बार अटेम्प्ट करने आता ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। वह एक विवेकपूर्ण निर्णय लेने वाली विद्यार्थी है। अगर विवेकपूर्ण निर्णय लेने वाली विद्यार्थी होती तो ये वाला ख्याल उसके मन में आता ही नहीं, ठीक है, कि वो इस बार इसको छोड़ दे। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि बिंदु अपने पास से परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए बहुत उत्साहित है, वह मौलिक एवं अभिसारी समाधानों को खोज कर लाती है, यह गुण किसकी ओर संकेत करता है? ठीक है, तो मौलिक और अभिसारी की बात हो रही है। देखो यार बात हो रही है मौलिक और अभिसारी की, और ऑप्शन में दिया हुआ है ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो सीबीएसई वालों का एक और कारनामा यहां पर आपको देखने को मिला, ठीक है। तो यहां पर दिया हुआ है अभिसारी, यानी अभिसारी चिंतन की बात हो रही है, तो देना चाहिए था उनको कौन सा, यहां पर आपको कन्वर्जेंट थिंकिंग देना चाहिए था, लेकिन दे कौन सा दिया, डाइवर्जेंट दे दिया। तो भाई एक काम करना, जब एग्जाम के अंदर जाओ तो हिंदी के साथ में एक बार इंग्लिश के ऊपर भी नजर डाल लेना, तो सीबीएसई वालों का कुछ कह नहीं सकते क्या से क्या कर दे। तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, अगर हिंदी में अगर कोई गलती है, कोई टाइपिंग मिस्टेक है, कुछ और है, तो आप लोग इंग्लिश को अकॉर्डिंग चलना, वो आपका एक्यूरेट माना जाएगा, सही माना जाएगा। तो इसको अभिसारी नहीं, इसको अपसारी कर लेना, डाइवर्जेंट आप लोग इसको सोल्यूशन कर लेना। जहां पर किसी समस्या के एक से ज्यादा सोल्यूशन होते हैं वो आपका डाइवर्जेंट आपका सोल्यूशन होता है।
तो ये गुण किसकी ओर संकेत करता है? इगोसेंट्रिज्म की ओर। इगोसेंट्रिज्म नहीं होगा। इसमें क्या होता है, आपका जीन पियाजे ने जब आपका कंसेप्ट दिया था, जिसमें बच्चा ये सोचता है कि जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं वही सही है और बाकी सब चीज गलत है, ये आपका इगोसेंट्रिज्म का कंसेप्ट होता है। तो ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपके अभिसारी अभिसारी कह रहा हूं, इसमें आपके अपसारी यानी कि आपके डाइवर्जेंट सॉल्यूशन और आपके मौलिक संविधानों की खोज की बात हो रही है। लेकिन इगोसेंट्रिज्म में क्या होता है, इसमें बच्चा कहता है जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं सिर्फ वही सही है आपका, ठीक है। तो ये तो आपका होने सरा। ठीक, आगे इसमें क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी आपका सी हो जाएगा, क्योंकि जो आपका डाइवर्जेंट सॉल्यूशन होता है, जो आपका अपसारी चिंतन होता है, उसमें आपका क्या होता है, उसमें आपको क्रिएटिविटी का सीधा संबंध देखने को मिलता है, क्योंकि समस्या के एक से ज्यादा समाधान इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो आपका जहां भी आपको डाइवर्जेंट आपको देखने को मिले, आग बंद करके क्रिएटिविटी लगा देना, आंसर आपका सही आपको देखने को मिलेगा। बाह्य अभिप्रेरणा, आपकी एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होती है, एक ऐसी अभिप्रेरणा जिसको आप लोग बाहर के जो फैक्टर होते हैं, जब किसी काम को करने के लिए आपको बाहर के फैक्टर द्वारा आप लोग अभिप्रेरित होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं। जैसा आप लोग सीटेट के एग्जाम को इसलिए पास करना चाहते हैं क्योंकि आपके घर वालों ने कहा हुआ है कि एक बार सीटेट का एग्जाम पास कर दे तो तेरे रिश्ते आ जाएंगे, तेरी शादी हो जाएगी, या सीटेट के एग्जाम को पास कर ले उसके बाद तुझे बाइक दिला देंगे, गाड़ी दिला देंगे। तो ये क्या है, आपके एक्सटर्नल फैक्टर है। और कुछ बच्चे सीटेट के एग्जाम को इसलिए पास करना चाहते हैं क्योंकि उनको अंदर से फीलिंग आ रही है, अंदर से मोटिवेटेड है वो, कि सीटेट के एग्जाम पास करने के बाद हमारी जिंदगी सुधर जाएगी, माँ बाप की जिंदगी सुधर जाएगी, सोसाइटी में हमारा नाम होगा। तो वो कैसा मोटिवेशन होता है, वो इंटरनली मोटिवेशन होता है। और इंटरनली मोटिवेशन आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन से आपका लाख गुना आपसे सबसे बढ़िया आपका मोटिवेशन होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आपका क्रिएटिविटी होगा, यानी रचनात्मकता होगा, क्योंकि डाइवर्जेंट थिंकिंग का आपका सीधा संबंध आपका रचनात्मकता से आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर आप लोग दीजिए। अगले क्वेश्चन का सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ठीक। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखिए इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा सवाल प्रक्रियात्मक ज्ञान, ठीक है, ये वर्ड भी इस बार देखने को मिला सीटेट के एग्जाम में, आपके ऑनलाइन एग्जाम के अंदर, ऑफलाइन में आज से पहले नहीं देखने को मिला था। आपका प्रक्रियात्मक ज्ञान यानी कि आपकी प्रोसीजरल नॉलेज, एक ऐसी नॉलेज जिसको एक प्रक्रिया के थ्रू प्राप्त किया जाता है। तो ये आपका प्रक्रियात्मक ज्ञान, ठीक है भाई। जैसा मान लीजिए आप लोगों ने जो सेंटेंस बनाने सीखे, जैसा आपने हिंदी के वाक्य बनाने सीखे, तो आपने पहले क्या सीखे, आपने अक्षर बनाने सीखे, फिर शब्द अक्षर कह रहा हूं आपने अक्षर बनाने, शब्द बनाने सीखे, फिर वाक्य बनाने सीखे, फिर पूरा सेंटेंस बनाना सीखा। तो आपने जो है पूरा का पूरा पैराग्राफ बनाना सीखा, इसको आपने प्रक्रिया के थ्रू सीखा। जैसा आप लोग जो टीचर बनोगे, तो टीचर बनने के लिए पहले आपने अपना टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स करा, जो भी आपने अपना डीएलएड कराओ, बीएड कराओ, उसके बाद फिर आप लोग अपना सीटेट का एग्जाम पास करोगे। उसके बाद मान लीजिए बिहार वाले सीधे लग जाएंगे, वरना फिर आप लोगों को केवीएस, सुपरटेट, डीएसएसबी का एग्जाम पास करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आपको जॉब मिलेगी। तो आपने जॉब के लिए क्या काम करा, एक प्रक्रिया से आप लोगों को गुजरना पड़ रहा है, ठीक है। तो यही होता है आपका प्रक्रियात्मक ज्ञान, यानी एक ऐसा ज्ञान जिसको एक प्रक्रिया के थ्रू आपको वो मिलता है, ठीक है। तो यहां पर पूछा है कि निम्न में से कौन सा प्रक्रियात्मक ज्ञान से आपका संबंधित है, वो सामने आपकी स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन आ गया। पहला है अमेरिका की राजधानी क्या है, तो यहां पर कोई प्रक्रियात्मक ज्ञान आपका सीधा बता दोगे आप लोग, अमेरिका की राजधानी क्या है, बताना जरा अमेरिका की राजधानी, कमेंट बॉक्स में बताओ। अगला है मानचित्र और ग्लोब में क्या अंतर है, तो यहां पर क्या है डिफरेंस है, सीधा आप लोग बता दोगे ये मानचित्र है, ये ग्लोब है, ये इनका अंतर है, ठीक है। तो यहां पर भी कोई आपकी प्रक्रिया फॉलो नहीं हो रही। 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने का तरीका क्या होगा, जो आपकी 3 अंकों वाली संख्या है, 100 से लेकर आपकी 999 9 से 99 तक, जो आपकी 3 अंकों वाली संख्या है, उनके जोड़ने के आपके तरीके क्या होंगे। देखो, उनके जोड़ने का तरीके से पहले आपको जोड़ आना चाहिए, पहले आप जोड़ के बारे में सीखोगे, एडिशन के बारे में सीखोगे, तभी तो उनको जोड़ने का तरीका आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर आपको एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, समझ गए ना आप लोग। पहले आप लोग एडिशन सीखोगे, एडिशन सीखने के बाद फिर आप लोग 1 नंबर वाले का एडिशन सीखोगे, एक संख्याओं का एडिशन सीखोगे, फिर आप लोग 2 नंबर का एडिशन सीखोगे, फिर आप लोग 3 नंबर का एडिशन सीखोगे, 3 संख्याओं का एडिशन सीखोगे। तो यहां पर क्या हो रहा है, एक प्रक्रियात्मक ज्ञान का आपका कंसेप्ट यहां पर आप लोग फॉलो कर रहे हैं। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका यहां पर आपका सही हो जाएगा। अगला दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा, डेफिनेशन लिख दो, ये भी आप लोग लिख दोगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। यह आपका प्रक्रियात्मक ज्ञान से आपका संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको क्या दिया हुआ है, इसके ऊपर एक बार नजर डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर क्या मैसेज है, हाँ
सभी में तो आपका 20-25 प्लस आ रहा है, और कितना मतलब स्कोर करना है। अब एक काम करो, अ, अभी जो आपकी मैराथन क्लास शुरू हो जाएगी, उनको आप लोग अच्छी तरीके से देख लेना, और जो नोट्स में आपको मैंने क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, ठीक है, उनको प्रैक्टिस कर लेना अच्छे तरीके से। बस ये काम आप लोग कर लेना, आपका जो स्कोर है, और जब इतना बढ़ रहा है 110-20 तक आ रहा है, तो आपका और भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये काम आप लोग कर लेना, और साथ में एग्जाम से पहले प्रैक्टिस जरूर करना ऑनलाइन कंप्यूटर पर, क्योंकि पिछले बार आपके एग्जाम के अंदर बहुत बच्चों को दिक्कत आई थी ऑनलाइन प्रैक्टिस करने में कंप्यूटर के ऊपर। तो ऑनलाइन प्रैक्टिस करना आपको जरूरी है, जिसके बारे में मैं आपको बता भी चुका हूं, और 1 तारीख को मैं आई थिंक वीडियो बनाकर डाल दूंगा मॉक टेस्ट वाली, जो अपडेटेड वाले रहेंगे, उसके ऊपर आप लोग कर लेना। सीटेट के लिए तो यार आप लोग इतनी टेंशन बिल्कुल भी मत लो, ठीक है, इसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर है कि अध्यापक के द्वारा आकलन और जो मूल्यांकन होता है, इसके विविध तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, एज ए टीचर आपको क्या काम करनी चाहिए, असेसमेंट और आपका इवैल्यूएशन दोनों ही तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो पहला आपका दावा बिल्कुल सही है। अब ऐसा इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, इसके पीछे तर्क दिया हुआ है। क्या तर्क है कि मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है वो अच्छा निष्पादन, यानी जो अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनको शेष कक्षा से पृथक करना होता है। देखिए, हमने बच्चों का जो मूल्यांकन करते हैं वो इसलिए तो नहीं करते कि जो बच्चा अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है उनको तो अलग कर दो, और जो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रहा उनको अलग कर दो। तो हमको उनको अलग नहीं करना, सेग्रेगेशन नहीं करना, हमको सभी को एक साथ रखना है, ठीक है। तो ये यहां पर बेसिकली इंक्लूसिव एजुकेशन के कंसेप्ट को फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहां पर जो दावा किया गया वो गलत है। मूल्यांकन और आकलन करना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। तो आपका ए और आर दोनों सही है, ये नहीं, ये गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है। थर्ड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। मेरे में इनकी सेम चैट ही दिख रही है। हाँ, 30 ही 30 है, 30 से ना ऊपर ना नीचे, पूरे बहुत देर से 30 पे अटके हुए आज। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए सामने स्क्रीन पर, आज आप लोग 30 पर ही अटके हुए हो, ना नीचे ना ऊपर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, इसका आंसर दीजिए आप लोग। मुझे लगा शायद फोन में मेरे कुछ दिक्कत चल गई। अगला क्वेश्चन आपके कि अधिगम किसके द्वारा प्रभावित होता है। तो फिर क्वेश्चन आपका अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक आ गए, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो किससे प्रभावित होता है, आपके मनोवैज्ञानिक कारकों से प्रभावित होता है, साइकोलॉजिकल आपके फैक्टर से प्रभावित होता है। अगर बच्चे का जो आपके डेवलपमेंट के जो आपके फैक्टर होते हैं, ठीक है, मान लीजिए अगर किसी बच्चे का फिजिकल, कोग्निटिव, आपका सोशल, इमोशनली डेवलपमेंट अच्छे नहीं है, तो आपका क्या काम करेगा, आपके अधिगम को प्रभावित करेंगे। सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होता है, अगर किसी बच्चे का सोशली कल्चरल आपका अच्छा नहीं है तो आपके अधिगम को प्रभावित करेगा। विद्यालय के अंदर अगर उसका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिला, क्लासरूम के अंदर इसको एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है क्लासरूम का, तो अधिगम को प्रभावित करेगा। टीचर से संबंधित आपका अगर अच्छा टीचर नहीं उसको मिल रहा है, जिसको इंडिविजुअल डिफरेंसेस की नॉलेज नहीं है, अपने कंटेंट की नॉलेज नहीं है, जो बच्चों से सही तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो आपके अधिगम को प्रभावित करेगा, ठीक है। तो सभी आपके क्या है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक है। फोर्थ आंसर यहां पर आपको सही हो जाएगा, ठीक। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ गया सामने आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक नया विषय पढ़ाना शुरू करने से पहले एक शिक्षक के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है। बताओ भाई, एक नया सब्जेक्ट पढ़ाने से पहले एक टीचर को क्या करना चाहिए, उसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। चलो अब कम हो गए, कहते ही कम हो गए। अगला क्वेश्चन ऑप्शन है इसके ऊपर कि बच्चे पहले से क्या जानते हैं। अगर कोई भी नया टॉपिक पढ़ा रहे हो आप लोग बच्चों को, तो सबसे पहले आप लोग बच्चे से पूछिए कि बेटा आप इस टॉपिक के बारे में जानते हो या नहीं जानते। मान लीजिए आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, जल के ऊपर पढ़ा रहे हो, तो इस टॉपिक को लिख दो बोर्ड के ऊपर, और फिर कहो बेटा आप जल के बारे में जानते हो या नहीं जानते हो। तो बच्चा बता देगा जी हाँ जल के बारे में जानते, जो भी उसकी कुछ नॉलेज होगी उसके बारे में वो आपको बता देगा। तो बच्चे पहले से क्या जानते हैं उसके बारे में आप लोग उनसे पूछिए। सामान्य भ्रांतियां, जो बच्चों के जो मिसकंसेप्शन होते हैं उसके बारे में आप लोग पूछिए, ठीक है। जो जो बच्चा बताएगा उनके बारे में आप लोग जानिए, क्योंकि मैंने आपको क्लियर बता हुआ है जो बच्चे के मिसकंसेप्शन होते हैं, भ्रांतियां होती है, वो बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। उनकी बच्चों की भोली वाली वो अवधारणा होती है,
जिसको एज ए टीचर आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, इसको नेगेटिव वे में कभी मत लेना बच्चों की भ्रांतियों को, इसको हमेशा एक पॉजिटिव वे में आपको लेना है। ठीक है, तो बच्चों की जो भी भ्रांति आ रही है कि सर हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा जो है आपका जल का तालाब है, उसके अंदर बहुत बड़ी मछलियां है, इस तरीके के बच्चे क्या काम करेगा, मिसकंसेप्शन बनाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की जो भ्रांतियां बच्चे के अंदर कुछ भी आपको देखने मिले तो उसके ऊपर उसको डांटना नहीं है, उसके ऊपर समझाना है, और समझाने के बाद फिर अपने कंसेप्ट को क्लियर करने हैं। ठीक, अगला है विषय सीखने की पूर्वापेक्षाएं। ये भी करना चाहिए कि विषय सीखने के लिए उससे कुछ उम्मीद करे, अपेक्षाएं करे। विद्यार्थियों की पसंदीदा अधिगम शैली, कि बेटा आज मैं जल के बारे में आपको पढ़ाऊंगा, अच्छा बताओ कौन सी टेक्निक से आप लोग पढ़ना चाहोगे, तो बच्चे कहेंगे सर उस वाली टेक्निक से पढ़ा जो आपने उस दिन पढ़ाई थी। ठीक है, तो ये आप बच्चों के थ्रू आप लोग करोगे। ठीक, तो चारों ही ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, यानी फोर्थ आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यार हमारे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ, हमें तो दूसरे तरीके से पढ़ाया गया है। ठीक है, हमारे साथ तो जानवर जैसा व्यवहार हुआ है जब हम स्कूल के अंदर पढ़ते थे। तो भैया आप लोगों की ये गलती है, अब क्या कर सकते हैं। अब जो नए बच्चे पढ़ेंगे उनके साथ आप लोगों को कैसा पढ़ाना है, कभी आप लोग भी उनके साथ करना शुरू कर दो। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कोई भी नाराज हो सकता है, सही बात है भाई, यह आसान है, परंतु सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह आपका किससे संबंधित है, इमोशनल डेवलपमेंट से, सोशल से, कॉग्निटिव से, या फिर आपका फिजिकल डेवलपमेंट से। बताओ इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखो मान लो आप अपना सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हो, आप लोग बस के अंदर हो, ट्रेन के अंदर हो, बाइक से जा रहे हो, और आपके किसी से रास्ते में बहस हो जाए, और आपका सीटेट का एग्जाम है, 2-3 घंटे बाद आपका सीटेट का एग्जाम शुरू होने वाला है, और आपकी किसी से बहस हो जाए, और अगर आपने थोड़ी और बहस करी तो आपकी लड़ाई होने वाली है, हाथापाई होने वाली है। अगर आपका इमोशनली डेवलपमेंट अच्छा हुआ, आप लोग स्वयंगात्मक रूप से अच्छे हो, आपका स्वयंगात्मक रूप से विकास हो चुका है, आप लोग क्या काम करोगे, चलो भाई कोई बात नहीं छोड़, ठीक है छोड़, मैं लड़ाई नहीं करता तेरे से, कोई बात नहीं, 2 गाली दे दे कोई बात नहीं, सुन लूंगा, एक बार एग्जाम हो जाने दे, यही मिलियो, उसके बाद आके निपट लूंगा तेरे से। ठीक है, अगर आपका इमोशनली डेवलपमेंट अच्छा होगा तो उसको छोड़ दोगे, साइड करोगे, इग्नोर करोगे, अपना पेपर देने चले जाओगे। अगर किसी का इमोशनली डेवलपमेंट अच्छा नहीं है तो वही लड़ने लग जाएगा उसको, अच्छा तेरी है ऐसी तैसी, अभी बताता हूं तुझे जो है, ठीक है, करी ऊपर बाजू है और भिड़ने लग गए उससे। ठीक है, अगर कोई लड़की होगी तो पकड़ी चोटिया और भिड़ने लग गए। मिक्स और इमोशनली डेवलपमेंट अगर किसी का अच्छा होगा, वो चीजों को इग्नोर करता है, साइड करता है, और जो उसका टारगेट रहता है उस पर अपने ध्यान को केंद्रित करता है। अगर आपके घर में आसपास में कोई ना कोई आदमी एक ऐसा आपको देखने मिलेगा जिसको कहते हैं बहुत सामाजिक आदमी है, बट उससे भी कभी ना कभी आपको गलती देखने को आपको मिल जाएगी, लेकिन ऐसे आदमी पर सही जगह पर, सही मात्रा में, सही बात के ऊपर और सही टाइम पर उसको आपको क्या काम करना है, उसकी गलती का आपको एहसास दिलाना है। तो ये काम किसकी निशानी होती है, ये जो आदमी इमोशनली रूप से डेवलपमेंट हो चुका होता है। ठीक है, तो ये आपके इमोशनली डेवलपमेंट की आपकी निशानी होती है। तो ये होता है आपका स्वयंगात्मक विकास, यानी कि इमोशनली डेवलपमेंट होता है। तो आंसर आपका फर्स्ट आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम आप बिल्कुल मत करना कि कहीं एग्जाम देने जा रहे हो या किसी और दूसरे काम से जा रहे हो, जब कभी आपके ऐसे जरूरी काम पर किसी से लड़ाई हो जाए तो कह देना कि भाई 2-3 घंटे ये रुक जा, अभी आ रहा हूं, बाद में निपटूंगा तेरे से। ठीक है, या कह देना कोई और जानने वाला हो कि 1-2 साल बाद निपटूंगा तेरे से, उसके बाद बताऊंगा तुझे सारी चीज। ठीक, तो समझ जाना आपका इमोशनली डेवलपमेंट हो चुका है, अगर नहीं हुआ तो आप उससे वही बिट जाओगे और अपने काम का नुकसान कर लोगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखे सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि विद्यालय आधारित आकलन, यानी कि यहां पर बात हो रही है आपके SBA की बात हो रही है, यानी कि आपके स्कूल बेस असेसमेंट की बात हो रही है। स्कूल बेस असेसमेंट यानी कि एक ऐसा असेसमेंट जो आपका स्कूल के अंदर होता है, जिसको आपको स्कूल की अथॉरिटीज द्वारा किया जाता है। स्कूल के अंदर आपके टीचर्स इसको करते हैं, स्कूल के जो आपके प्रिंसिपल होते हैं या जो और स्कूल की जो आपकी अथॉरिटी रहती है, उनके द्वारा इस आकलन को आपको किया जाता है। बाहर के और जितने भी फैक्टर रहते हैं, बाहर के किसी भी लोगों का इसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। स्कूल के अंदर ही इसी आकलन को किया जाता है और स्कूल के लोगों द्वारा किया जाता है। यह आकलन होता है आपका स्कूल बेस आपका असेसमेंट होता है। ठीक है, अब स्कूल बेस असेसमेंट मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है, यह आपसे क्वेश्चन आपका पूछ लिया। ऑफलाइन एग्जाम में बेसिकली बहुत पूछा जाता था, तो इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। पहला दिया हुआ है कि आकलन बहुत किफायती होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, अगर आपका आकलन स्कूल के अंदर हो रहा है तो आपका इकोनॉमिकली आपका होने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, किफायती होने से मतलब नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, बच्चों के ऊपर आपका होना है तो कम लागत में भी आपका हो जाएगा, तो किफायती होने से कोई मतलब नहीं है।
बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, इसलिए आपका स्कूल बेस्ड असेसमेंट आपका किया जाता है। भाई आकलन कौन करता है? टीचर करता है, प्रिंसिपल करते हैं, स्कूल की अथॉरिटी करते हैं। तो सबसे बेहतर तरीके से कौन जानेंगे? यही लोग जानेंगे कि बच्चे का लेवल कितना है, उसकी कितनी एबिलिटीज है, ठीक है। तो इसलिए इस आकलन को स्कूल के अंदर किया जाता है और स्कूल के टीचर्स वगैरह द्वारा किया जाता है। स्कूल बेस्ड असेसमेंट को सबसे बढ़िया असेसमेंट इसको माना जाता है, मतलब और असेसमेंट की तुलना में, ठीक। तो दूसरा ऑप्शन सही है। किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। जहां पर भी ग्रेड की बात आ जाए, मैंने क्या बताया था, ये आपका क्या होता है? नेगेटिव होता है। हमें बच्चों को नंबर्स के लिए, ग्रेड के लिए, व्यवसाय शिक्षा के लिए, आजीविका कमाने के लिए कभी हमको बढ़ावा नहीं देना है, पढ़ाना नहीं है, ठीक है। विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज्यादा सक्षम है, नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। तो सेकंड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, इसके ऊपर एक बार हम नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, यानी कि डेवलपमेंट का आपका प्रिंसिपल है, वो आपको बताना है। पहला है कि विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित होती है, यानी कि आपकी इंटरकनेक्टेड होती है। विकास की जितनी भी प्रक्रिया होती है, जैसा आपका विकास का फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, कोग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, सोशली डेवलपमेंट हो गया, आपका इमोशनली डेवलपमेंट हो गया, तो ये क्या होती है? आपस में अंतर संबंधित होते हैं, जिनका एक दूसरे पर आपका प्रभाव पड़ता है। अगर किसी का शारीरिक विकास नहीं हुआ तो उसका मानसिक विकास पर असर पड़ेगा। तो आपस में अंतर संबंधित होते हैं, ठीक है। सभी की विकास दर समान नहीं होती, ये भी बिल्कुल सही बात है। भाई किसी का आपका शारीरिक विकास ज्यादा हो जाएगा, किसी का आपका मानसिक विकास ज्यादा हो जाएगा। तो विकास की जो दर होती है, विकास की जो रेट होती है, वो सभी की समान थोड़ी होगी। किसी की कम होगी, किसी की ज्यादा होगी। किसी को खाने को अच्छा खासा मिल रहा है तो उसका शारीरिक विकास बढ़िया हो जाएगा, किसी को कम मिल रहा है तो उसका कम हो जाएगा। तो सभी की विकास, आपकी विकास दर समान नहीं होती। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक। ये पहला तो गलत है। विकास हमेशा रेखीय होता है, यानी लीनियर होता है, एक लाइन में होता है, नहीं। विकास हमेशा जो है आपका रेखीय नहीं होता। विकास हमेशा आपका वर्तुलाकार होता है, यानी कि कभी ज्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा, फिर ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस तरीके से विकास चलता है, जैसे हमारे हार्ट बीट चलती है, ठीक है। यानी एक रेखा में नहीं चलता विकास, की एक ही स्पीड से होता जा रहा है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, इस तरीके से आपका विकास होता रहता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, हाँ ठीक है, यह गलत है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। विकास जो है मां के गर्भ से शुरू हो जाता है, जब बच्चा मां के पेट में होता है, और जब तक मृत्यु नहीं होती, जब तक आपका विकास चलता रहता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी यहां पर इसने गलत दे दिया, ठीक। तो ऑप्शन कौन सा सही था? सेकंड ऑप्शन यहां पर आपका सही था कि सभी की विकास दर आपकी समान नहीं होती, आपकी अलग अलग होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको क्या दिया हुआ है, इसके ऊपर एक बार आपकी नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत। अब देखिए, हार्वर्ड गार्डनर से जुड़े मैंने आपको दुनिया भर के आपके क्वेश्चन करा दिए। हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी, अलग अलग बुद्धि के आपके फैक्टर्स बताए थे, अलग अलग प्रकार की बुद्धियां होती है, इनका जो बुद्धि के जो सिद्धांत था उसकी क्या आलोचना हुई थी, 8 प्रकार की जो बुद्धि उन्होंने बताई है कि इसके अंदर कौन सी बुद्धि हुई थी। तो ये सब क्वेश्चन मैं आपके करा चुका हूं। अब ये क्वेश्चन आपके ऑफलाइन एग्जाम में पूछा गया था, इसके ऊपर एक बार नजर डालिए। ये क्या क्वेश्चन है कि हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत कौन सा सिद्धांत था? बहुबुद्धि सिद्धांत, यानी कि मल्टीपल फैक्टर थ्योरी आपकी। ये किस पर बल देता है? शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों के ऊपर? नहीं। सामान्य बुद्धि के ऊपर, यानी जनरल इंटेलिजेंस होती है उसके ऊपर? नहीं। विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यताओं पर? नहीं। प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर, ठीक है, यानी किस पर? द यूनिक एबिलिटीज ऑफ ईच इंडिविजुअल। देखिए, जितने भी व्यक्ति होते हैं, चाहे आप लोग हो या मैं हूं, हम किसी में क्या होती है? अलग अलग योग्यताएं होती है। यानी योग्यताओं से मतलब क्या है भाई? जब अलग अलग बुद्धि होगी तो अलग अलग योग्यताएं होगी। मान लीजिए किसी के अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस होगी, किसी के अंदर इंटरपर्सनल होगी, किसी के अंदर इंट्रापर्सनल होगी, किसी के अंदर नेचुरलिस्टिक होगी। जब अलग अलग बुद्धि होगी तो अलग अलग योग्यताएं भी होगी। यही ये बात कहना चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो अलग अलग योग्यताएं होगी, तो इस सिद्धांत पर आपका बल देता कौन? आपका हार्वर्ड गार्डनर का आपका बहुबुद्धि आपका सिद्धांत, ठीक। तो फोर्थ आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, वो आपका क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि वह अवधि जो वयस्कता यानी कि अडल्टहुड के संक्रमण की पहल करती है, उसे क्या कहते हैं? एंड चाइल्डहुड, अडोलसेंस, मिडिल चाइल्डहुड, या फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज? बताइए इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बताइए। देखिए, यहां पर क्वेश्चन की किसकी बात कर रहा है? वो बात कर रहा है वयस्कता की, ठीक है, अडल्टहुड की बात कर रहा है। तो बच्चा अडल्ट किस एज में होता है? अडल्ट बच्चा होता है आपका
अडोलसेंस में, ठीक है। यानी जब बच्चा लगभग 11 साल से लेके 18 साल तक का बच्चा होता है, तब यहां पर वो क्या काम कर रहा है, वो वयस्कता की यानी कि अडोल्टता की ओर आपका अग्रसर होता है, उसकी ओर बढ़ता है, ठीक। इसी में बच्चा क्या होता है, जो उसका मेंबर होते हैं, जो उसके मेंबर होते हैं उनका क्या होता है, एक्टिव सदस्य बन जाता है। मेंबर का, और जो उसके दोस्त यार होते हैं उनका एक्टिव मेंबर बन जाता है, जो उसके दोस्त यार होते हैं उनका एक्टिव मेंबर बन जाता है। उसके अलावा जो राय लेता है, जो राय लेता है वो राय लेता है अपने परिवार वालों की तुलना में अपने दोस्त यारों की ज्यादा राय लेता है, ठीक है। परिवार वालों की तुलना में अपने दोस्त यारों की ज्यादा राय लेता है। अडोलसेंस को आपके आंधी तूफान की अवस्था कहा गया है, ठीक है। इसी को आपको, जो आपका अडोलसेंस है, इसको आपको जीवन का सबसे कठिन काल भी इसी को कहा गया है, ठीक है। जो आपके किलपैट्रिक ने कहा था आंधी तूफान की अवस्था, इसको स्टेनहोल ने आपका कहा हुआ है। इसी अवस्था के बारे में कहा गया है, इसी अवस्था में क्या होता है, विषमलिंगी आपका आकर्षण होता है, यानी कि आपका जो विषमलिंगी आकर्षण होता है, यानी आपका जो मेल होता है वो आपका फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होता है, फीमेल आपकी मेल की तरफ अट्रैक्ट होती है। यानी कि जो आपके हार्मोन से संबंधित जो आपके चेंज आते हैं वो आपके अडोलसेंस के अंदर आपके स्टार्ट हो जाते हैं शुरू, ठीक। उसके अलावा एडल्ट, जो आपके एडोलसेंस होती है, इसी में अंदर क्या होता है, बच्चे के अंदर आपकी लॉजिकल थिंकिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है, तार्किक चिंतन करना बच्चा स्टार्ट कर देता है, आपका एडोलसेंस के अंदर अपना स्टार्ट कर देता है। इसी के अंदर बच्चे के अंदर क्या आ जाती है, हीरो वर्शिप की भावना आ जाती है, यानी कि आपकी वीर पूजा के अंदर भावना आ जाती है, जब बच्चा किसी को अपना आइडल मानकर उसको अपना फॉलो करना शुरू कर देता है, ठीक है। जैसा आप लोगों में से कोई सलमान खान को मानकर उसको फॉलो करना शुरू कर देता है, कोई कैटरीना कैफ को मानकर उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, ठीक। तो ये कुछ बातें थी जो आपके एडोलसेंस से आपकी संबंधित थी। तो यहाँ पर जो वयस्कता है, यानी कि जो आपकी अडल्टहुड है, तो ये किसके संक्रमण की पहल करती है, ये आपके एडोलसेंस की करती है। तो सेकंड आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हुए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं पानी पीने के बाद। हाँ जी, वेरी गुड अंजलि यादव। सर आपकी हीरोइन कौन? अच्छा भाई, हम आपको फॉलो करते हैं सर। अगला क्वेश्चन देखिए, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन के प्रतिमान में बच्चों का जो सामाजिकरण है जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जाती है। क्या अपेक्षा की जाती है उसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। हाँ जी, आप मुझे फॉलो करते हैं मुझे पता है। तो देखिए क्या अपेक्षा की जाती है उसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदत का त्याग करे नहीं। जो बच्चा समय नष्ट करने वाली आदतें करता है, जैसे हम लोगों ने बचपन के अंदर करी थी, कोई पेड़ के ऊपर चढ़ गया, ठीक है, कोई खिलौने से खेल रहा है, कोई बाहर घूमने चला गया, तो ये समय नष्ट करने वाली जो आदत है ना, इनको छोड़ना नहीं चाहिए, इनको करना चाहिए। इनसे क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट तो होता ही होता है, सोशली डेवलपमेंट भी बच्चे का होता है, ठीक है। तो ये वाली पॉइंट क्या है आपका बिल्कुल गलत है, आगे मैं इसको पढ़ता भी नहीं हूं, ठीक। आगे दिया है आगे कि वे सामूहिक रूप में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखे। तो बिल्कुल सही है। हम जब बचपन के अंदर थे तो जो अपने यार दोस्त थे उनके साथ घूमने चले जाते थे, तो क्या काम करते थे, सक्रिय रूप से भागीदारी निभाते थे। चल यार आज वहां घूमने चलेंगे, ठीक है, चल आज उस पार्क के अंदर चलेंगे, या आप लोग गांव के अंदर होंगे, चल आज उस खेत के अंदर चलेंगे, ठीक है। तो सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करते थे और सामाजिक कौशलों को भी सीखते थे, समाज के साथ इंटरेक्ट करते थे। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सके। नहीं, प्रश्न को क्वेश्चन पुटअप करना चाहिए। अगर बच्चों को सामने आपने कह दिया कि इस काम को करो, तो वो आपके सामने क्वेश्चन पुटअप करे। इसी बात को तो कहा है आपके एनईपी 2020 ने कि बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग का जैसा आपको बढ़ावा आपको देना है, जब बच्चा क्वेश्चन पुटअप करे और अपना खुद सही और गलत का फैसला कर सके, डिसीजन ले सके। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि के होते हुए भी वह सब स्वीकार करे जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जा रहा है, ये भी बिल्कुल गलत बात है।
जो स्कूल ने उन्हें प्रदान कर दिया उसको वो फॉलो करे, नहीं ये काम भी बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। तो ये तो एक तरीके से एकल आपकी जो संस्कृति है उसको बढ़ावा देने की बात हो रही है, जबकि हमें बहुल संस्कृति को प्रदान करना है। देखिए जब हमारा देश ही अलग अलग धर्मों वाला देश है, अलग अलग आपके कल्चर वाला देश है, अलग अलग भाषाओं वाला देश है, तो हम खाली एक चीज को बढ़ावा नहीं दे सकते ना, तो हमको सबको एक साथ लेकर चलना है, ठीक। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन के साथ हमको जाना चाहिए, तो सेकंड ऑप्शन यहां पर आपको सही हो जाएगा, ठीक। चलिए बढ़ता है अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, इसके ऊपर एक बार नजर डालिए। अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान वाला जोड़ा है, तो यहां पर आपको मिलान करना है, मैच दी फॉलोइंग करना है, इसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। पहला है मूल संक्रियात्मक अवस्था, जो आपकी कॉन्क्रीट स्टेज है, जिसमें बच्चा आपका 7 साल से लेकर 11 साल तक का होता है। इसमें क्या काम करने लग जाता है बच्चा, कंजर्वेशन और आपका क्लासिफिकेशन करना शुरू कर देता है। जो मैंने आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन, जब बच्चा क्या काम करता है, किसी चीज की आपकी उसमें साइप और सेज में चेंज कर दे लेकिन क्वांटिटी सेम रहे, जैसे एक बड़ा गिलास दे दिया और एक आपका चौड़ा गिलास दे दिया, और जब बच्चा उसमें जूस सेम है और जब बच्चा इस कंसेप्ट को समझ नहीं पाता तो आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर होता है। लेकिन जब इस कंसेप्ट को समझ पाता है तो आपका किस में होता है, आपका मूर्त स्टेज में होता है, यानी इस कंजर्वेशन को कंसेप्ट को समझ पाता है। दूसरा क्लासिफिकेशन, यानी उंगलियों को कौन सी उंगली बड़ी है कौन सी छोटी है, इसको क्लासिफाई करिए, छोटे से बड़े में बड़े से छोटे में, तो इसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कहा जाता है। तो आंसर आपका फर्स्ट आंसर से हो जाएगा। उंगली में खुजली शुरू हो गई, ठीक है, ऐसा कहते हैं उंगली में खुजली शुरू हो जाए तो किसी की पिटाई होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। चलिए बढ़ते आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन के ऊपर एक बार नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि फॉर्मल स्टेज में दिया हुआ आपका इमिटेशन बिगिन शुरू हो जाती है, यानी बच्चा अनुकरण करना आपका स्टार्ट कर देता है, यानी कॉपी करना स्टार्ट कर देता है, और कल्पनात्मक खेल करना आपका स्टार्ट कर देता है, ठीक है। देखिए कल्पनात्मक खेल यानी प्रतीकात्मक खेल बच्चे में आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आते हैं, तो आपकी फॉर्मल के अंदर आपके नहीं आते, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक। शैशवावस्था की बात आ रही है तो तर्क का अनुप्रयोग करना बच्चा स्टार्ट नहीं करता, या 2 साल से लेके 2 साल तक का बच्चा है तो तर्क का यूज कहां करेगा बच्चा, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगला है आपकी निगमनात्मक विचार, यानी कि आपकी डिडक्टिव थॉट, यानी कि हाइपोथेटिकल आपकी रीजनिंग की बात हो रही है, तो निगमनात्मक तर्क आपकी फॉर्मल स्टेज के अंदर आती है। इसने कौन से में दिया हुआ है, पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था में दिया हुआ है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पहला आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा दिया हुआ है, क्या हमारी आंखों के सामने नवंबर महीना गुजर गया, दुख भरी घटना के लिए आप सभी से निवेदन है कि 1 मिनट का मौन व्रत धारण करो और रोने के इतने सारे इमोजी। हद है भाई, मेरी नजर पड़ गई बच्चे ने रोने वाले इतने इमोजी डाले हुए, पता नहीं कैसा कमेंट है। वैसे तो मैं कमेंट पर कभी नजर नहीं डालता, कह रहा है नवंबर का महीना गुजर गया उसके लिए मौन व्रत रख लो। चलो अगला क्वेश्चन देखते सामने स्क्रीन पर। इसलिए मैं कमेंट पर कभी नजर नहीं डालता, टाइम खराब होता है बच्चों का, सीधा अपने कंटेंट से मतलब रखता हूं मैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर आ गया, इस बार कमेंट करा तो ब्लॉक मार दूंगा, ठीक है, जिसने भी ये करा था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया, इसके ऊपर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को, जो आपके गिफ्टेड आपके स्टूडेंट रहते हैं, गिफ्टेड स्टूडेंट्स कौन से होते हैं आपके, जिनका आईक्यू लेवल होता है आपका 140 प्लस का, जिनका आईक्यू लेवल होता है, ठीक है। जो आपके जो होता आपका क्रिस के अंदर जो आपका था ऋतिक रोशन, आपका प्रतिभाशाली बच्चा, सारे क्वेश्चन को कम उम्र में सोल्व कर देता है। प्रतिभाशाली बच्चा अपने जो डिसीजन होते हैं वो अपने सेल्फ अपने ऊपर ले लेते हैं, ठीक है, अपने डिसीजन में सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, सेल्फ एफिकेसी इनके अंदर देखने को मिलती है, किसी भी चीज को बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं, सीखने की क्षमता बहुत ज्यादा हाई होती है इनके अंदर, और आगे जाके यही क्या होते हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट बनते हैं या बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक वगैरह बनते हैं, तो आपके प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, ठीक है। क्या हो गया भाई उंगली के अंदर। तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है। बताओ किस पर देने के लिए कहा जाता है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो स्मरण वालों पर, याद करने वालों पर नहीं, ये प्रतिभाशाली बच्चों की निशानी नहीं होती, ये आपके जड़ बुद्धि वालों की या इससे थोड़े एवरेज वालों की निशानी होती है कि याद करके लाइयो कल ये वाला क्वेश्चन। समझ वालों की या आपके एवरेज वालों की निशानी होती है कि इन चीजों को आपको समझना है, ठीक है। जैसे आप में से बहुत से बच्चे होंगे जो समझ वाली चीजों को करते होंगे, तो एवरेज वाले के अंदर आ जाएंगे। प्रतिभाशाली बच्चे वो होते हैं जिनके अंदर आपको क्रिएटिविटी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। क्या देखने को मिलती है आपको, क्रिएटिविटी आपको देखने को मिलती है। और जो बच्चे आपके 140 प्लस लेके आते हैं, 130 प्लस का स्कोर करते हैं, वो आपके प्रतिभाशाली आपके बच्चे देखने को मिलते हैं, जिनके अंदर आपको क्रिएटिविटी रचनात्मकता आपको देखने को मिलती है, ठीक। आंसर आपका थर्ड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा।
तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर 30 क्वेश्चन थे, ज्यादा कोई आपके टफ क्वेश्चन भी नहीं थे, नॉर्मल आपके क्वेश्चन थे। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही आपके मिक्सचर था, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का ही आपका। तो ईमानदारी से मुझे स्कोर बताइए कि कितना आपका स्कोर है आज की वीडियो के अंदर 30 में से। एंड आई होप, मुझे उम्मीद है 30 में से ज्यादातर बच्चों के 25 के आसपास से आपका स्कोर बना हुआ। तो बताइए कितना स्कोर आपका। बाकी कल मिलता हूँ आप लोगों से 8 बजे। 8 बजे कल आप लोगों के लिए एक लेकर आता हूँ अच्छी सी वीडियो। तो कल ठीक टाइम पर आप लोग 8 बजे आ जाना, ठीक है। तो कल आप लोगों के लिए एक अच्छी सी वीडियो आने वाली है। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोगों का, अब आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसमें तो कमेंट ही चले गए। हाँ, वेरी गुड भाई, 30 में से 28। लिंक सचिन एकेडमी है यूट्यूब के ऊपर, जिसमें 65,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं, उसको जाकर करिए आप लोग। बाकी सब फेक है। फेक वालों के ऊपर एक्शन लिया जा चुका है। तो कई की कंप्लेंट हो चुकी है, कई को डिलीट करवा दिया जाएगा, ठीक है। और कईयों के सॉरी के मैसेज आ चुके हैं। अब देखो, और बाकी जो इन लोगों ने फेक करके और मेरे नाम का गलत यूज करा है, तो अब आने दो इनको, लाइन से एक एक करके आने दो। बाकी फेक से आप लोग मत जुड़ना बिल्कुल भी, ओरिजिनल वाले पर जुड़ना। मैराथन क्लास भाई मैंने आपको बता दिया, मैराथन क्लास आपकी 2 दिसंबर से आपकी चलेगी मैराथन क्लास। तो उसके लिए आप लोग रेडी रहना। लेकिन जैसा आप लोग पढ़ाई नजदीक आती जा रही है, लेकिन आप लोग कम हो गए, आप लोग 40,000 से आज 30,000 हो गए। मैं सोच रहा हूँ मैराथन क्लास में आप लोगों की संख्या बढ़नी चाहिए, आप लोग और कम हो गए। 40,000 से आज आप लोग 30,000 हो गए, यानी आपकी संख्या कम हो गई। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा आपको होना है, क्योंकि पेपर आपका नजदीक हो गया, तो पढ़ने कि आपको ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ना है, ठीक है। तो 2 तारीख से मैराथन क्लास चलेगी, और 1 दिसंबर को मैं आपके जो मॉक टेस्ट है अपडेटेड वाले, उसकी वीडियो आपको बनाकर डाल दूंगा, ठीक है। तो ये आपको मैं बता दूंगा। और पूछे क्या क्वेश्चन है, फिर मैं आपकी वीडियो को स्टॉप करता हूं। पोल में जो है बहुत टाइम लगता है, बहुत डिस्टरबेंस होती है। सर आप सर थोड़ी बड़ी पहना करो, ठीक है भाई, पहन लूंगा। सर जो प्राइवेट जॉब है, मेरी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, क्या करो भाई। मैंने टाइम का मैनेजमेंट करो भाई। हाँ लगा सकते हो आप एग्जाम के बाद। अभी तो उसमें कैटे फॉर्म ही भरना होता है। अच्छा, नोट्स में जो आपको क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, देखिए नोट्स में जो आपको मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे रखे हैं, तो जो शुरुआत में दे रखे हैं क्वेश्चन आंसर, वो तो आपके ऑनलाइन वाले दे रखे हैं। मतलब जो आपके ऑनलाइन शिफ्ट में आपके पूछे गए थे, जो पिछले साल जो आपकी शिफ्ट के अंदर है, उसके नीचे फिर जो आपके क्वेश्चन आंसर है, वो फिर सारे आपके ऑफलाइन वाले शुरू कर रखे हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन 2011 से लेके, और जो ऑनलाइन आपका पेपर हुआ था, वो सारे इस तरीके से मैंने आपको दे रखे हैं। तो पहले आप लोग ऑनलाइन वाले से शुरू करना, फिर ऑफलाइन की तरफ जाना, क्योंकि पहले ऑनलाइन वाले करने आप लोगों के लिए जरूरी है, ठीक है। तो ये करना, काम करना आपको जरूरी है, ठीक। वेरी गुड भाई, सर आपकी वजह से हुआ है सब। अरे नहीं भाई चलो आगे। अच्छा, शादी विवाह में चल रहे हैं, हाँ मुझे लग रहा था ये रीजन, कि शादी विवाह में बिजी चल रहे हैं। चलो भाई कोई बात नहीं, लेकिन अपना पढ़ाई भी साथ के साथ करते रहिए आप लोग, ठीक है। क्योंकि शादी विवाह फिर आपकी भी होनी है, और जॉब लगेगी तभी रिश्ते वाले आएंगे, वरना रिश्ते वाले भी नहीं आएंगे। चलो भाई, अब आज की वीडियो को स्टॉप करते हैं। सर मेरे सारे डॉक्यूमेंट में फादर का नेम राम अवतार है, बट पापा डॉक्यूमेंट में राम अवतार है। सर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी क्या जॉब में, और वो कोई फर्क है? नहीं भाई, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, निश्चित रहिए आप, ठीक है। और बाई चांस 1% कुछ आपको और समाधान चाहिए, तो मैं उसके लिए हूँ, आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। वैसे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। जी जी, पायल सिंह सिंह थैंक यू, आपके वैसे भी 30 में से 30 है। चलिए अब मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ, बाकी कल मिलता हूँ आप लोगों से 8 बजे। कल आप लोग ठीक 8 बजे आ जाना, शादी ब्याह को अपना जल्दी अटेंड कर लो, जल्दी मैराथन भी आने वाली है। चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ फिर आपसे कल 8 बजे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो यार आप लोग लाइक एंड शेयर अपने आप कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी आप लोगों के लिए सीटेट का और मटेरियल आने वाला है। थैंक यू।